चलिए, गुड इवनिंग सभी को। राम राम भी। आज एवरीबॉडी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने पार्टिसिपल डिस्कस कर लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्कस हो गया, पास्ट पार्टिसिपल डिस्कस हो गया, ठीक है। हेलो भाई सभी को। एक पार्टिसिपल हमारा छूट गया जो हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो था परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल के यूजर्स को, हालांकि परफेक्ट पार्टिसिपल के जो यूजर्स पेपर में हमारे आते हैं, जिन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने ज्यादातर डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग भाई। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस नहीं हो पाए थे तो मैं अभी समझा देता हूं। देखिए, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग सारे पहले से जानते होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसका यूज हम करते हैं एज एन एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा ब्रोकन चेयर, ठीक है, द इंजर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हम यूज करते हैं ना किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एज एन एडजेक्टिव, इन्हीं को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। अब ये पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं, इन पे बेस्ड क्या क्या हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने फाइनाइट वर्ब जब पढ़ रहे थे तब डिस्कस किए थे। अब मैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, मुकेश का क्वेश्चन भी जरूर डिस्कस करना है, बहुत दिन से होल्ड पर है ये क्वेश्चन। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आपके सामने जो मतलब बोर्ड पर आपको जो स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड है, पास्ट पार्टिसिपल के यूजर से रिलेटेड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स इन अर्लियर क्लास। हम इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन लेट्स डिस्कस देम अगेन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चंस के। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे लिखा द प्रोडक्ट फेल्ड टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट इज द नाउन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये बताने के लिए हमने लिख दिया मच एडवर्टाइजिंग। अभी जो एडवर्टाइजिंग हमने लिखा ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं, इनका यूज तब किया जाता है जब वो नाउन जिसके लिए हम इनका यूज कर रहे हैं डूअर हो। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज का डूअर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एडवर्टाइज प्रोजेक्ट तो करेगा नहीं, एडवर्टाइज करेगा कोई और प्रोजेक्ट को। तो ये जो हमने एडवर्टाइजिंग लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोडक्ट के साथ में, गलत लिख दिया, क्योंकि प्रोडक्ट इस वर्ब का डूअर नहीं है, डूअर कोई और होगा। तो हमें यहाँ पे पैसिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा। पैसिव मीनिंग के लिए लिखो एडवर्टाइज्ड। तो लिखो द मच एडवर्टाइज प्रोडक्ट फेल्ड टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस यही समझ लीजिए कि अगर हम कभी किसी वर्ब को पार्टिसिपल बना के किसी नाउन के साथ लिखें और वो नाउन उस वर्ब का डूअर हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा करो, अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पास्ट पार्टिसिपल लिखा करो। नेक्स्ट में आ जाते हैं। व्हेन आई एम एट होम, गार्डनिंग इज द मोस्ट सेटिस्फाइड थिंग इन द वर्ल्ड। अब देखो, यहाँ पे हमने थिंग नाउन यूज की और इसके साथ हमने यूज कर लिया सेटिस्फाइड एडजेक्टिव। ये जो हम सेटिस्फाइड एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जो थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सेटिस्फाई करने वाला कोई और होगा जो इस थिंग को, और ये जो थिंग हमने यूज किया ना, ये पार्ट्स, ये कॉम्प्लीमेंट है जो गार्डनिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई पर्सन ऐसा है जो कि गार्डनिंग को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें पता है कि सेटिस्फेक्शन मेंटल स्टेट होती है, माइंड इंसानों में होता है। तो इंसान सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कोई चीज उन्हें सेटिस्फाई कर दे, लेकिन इंसान किसी चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो जो हमने सेटिस्फाइड थिंग लिखा ना, गलत लिख दिया, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि थिंग को किसी ने सेटिस्फाई किया, मतलब गार्डनिंग को किसी ने सेटिस्फाई किया। लेकिन हमें पता है गार्डनिंग से कोई सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन गार्डनिंग को सेटिस्फाई कर नहीं सकता। तो गार्डनिंग को हम इसके लिए डूअर मान सकते हैं। अगर डूअर मान लोगे तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल गलत हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का मतलब है विच सेटिस्फाइज, जो सेटिस्फाई कर दे किसी पर्सन को। कोई काम करने से आदमी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना, जैसे कोई बागवानी का शौकीन है तो उसको बागवानी से सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे लिखो व्हेन आई एम एट होम, गार्डनिंग इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग इन द वर्ल्ड। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही हो गया कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा है इंजर्ड इन द एक्सीडेंट दैट टुक हिम टू हॉस्पिटल। अब देखिए, ये जो हमने फ्रेज लिखी ना, इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ये किसी पर्सन को जो कि इंजर हुआ होगा डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है, मतलब ये पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका यूज हमने किया है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो इंजर्ड हुआ होगा। ध्यान से देखें तो इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हमने लिखा है दे।
अब अगर हम ये मान लें इंजर्ड इन द एक्सीडेंट दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये लोग इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में जो उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन इट इज absurd थिंग, ऐसी absurd थिंग है, क्योंकि अगर ये इंजर्ड हुए हैं तो इन्हें कोई लेकर जाएगा, ये क्यों लेकर जाएंगे? और अगर ये हिम को लेकर गए हैं हॉस्पिटल तो इसका मतलब इंजर्ड भी हिम हुआ होगा। तो ये जो हमने इंजर्ड इन द पार्ट इन द एक्सीडेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया ना, ये पार्टिसिपल फ्रेज डिस्क्राइब करने के लिए हिम को है, ना कि देखो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत लिख रखा है, इसको लिखो ही टुक देम, ही टुक देम टू हॉस्पिटल। ठीक है, ही टुक देम टू हॉस्पिटल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है इसमें, शायद ये गलत लिख गया। ठीक है, ही मत लिखना, पैसे बनाना। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन बाय दम। ठीक है, तो इसको लिखना ही वॉज टेकन बाय दम। तो every participle must have a logical subject of reference. Whenever we do some participle, we have to use a logical subject of reference for it. तो इंजर्ड इन द एक्सीडेंट का सब्जेक्ट और रेफरेंस दे नहीं है, ही है, तो उसको ऐसे लिखो इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ही वाज टेकन बाय देम टू हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस्ट इन डीप थॉट्स नथिंग सीम्ड टू अफेक्ट हिम। अभी जो लॉस्ट इन डीप थॉट्स हमने फ्रेज लिखी है, नथिंग को डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि नथिंग इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस है। लेकिन हमें पता है कि लॉस्ट इन डीप थॉट्स जो हमने यूज की है पार्टिसिपल फ्रेज, ये नथिंग को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, ये उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हिम को। क्योंकि ये जो स्टेट है ना लॉस्ट इन डीप थॉट्स, ये स्टेट नथिंग की नहीं है, ये स्टेट हिम की है। तो हमें सब्जेक्ट और रेफरेंस बना के हिम को लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नथिंग लिख दिया, तो ये सेंटेंस अभी गलत है। अब इसको देखो सही करने का तरीका क्या है। इसको सही करने का तरीका ये है कि या तो उस हिम को यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिखो, जैसे इस ही को लिख दिया था। लेकिन ये काम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो हमने लिखी थी वो ट्रांसिटिव थी, तो हमने पैसिव बना के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। ये सेम वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, तो इसका पैसिव तो बना नहीं पाओगे। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लॉस्ट इन डीप थॉट्स का जो हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो इसी के साथ टैग कर दें यहाँ पे, ही लॉस्ट इन डीप थॉट्स नथिंग सेम टू अफेक्ट हिम। तो इसको लिखो ही लॉस्ट इन डीप थॉट्स नथिंग सीम्ड टू अफेक्ट हिम, इसको ऐसे लिख दो। हाँ, नेक्स्ट देखो। एक बुक में इंडिविजुअल को सब्जेक्ट बनाया, कोई नहीं बच्चे, उसको अपना सही कर लेना। एडवर्टाइज्ड अच्छा तुम लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे दिख ही नहीं रहे थे इतनी देर से। हाँ सही है। वाइल बेटा हम तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूटी शो करनी हो इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट स्टेट में होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीट एक्शन होता है ना, उसके साथ वाइल का यूज क्या करो। नेक्स्ट देखो, एज वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड द थ्रेट एंड स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर एक बार तुम लोग तो बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन का एक बार आंसर तो बताएं सभी लोग। चलो मैं बताता हूं, देखो इसका आंसर क्या है। जैसे हमने लिखा द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राइक ये बताने के लिए हमने लिख दिया थ्रेटन, तो ये थ्रेटन पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखना, ये जो थ्रेट वर्ड होता है ना, थ्रेट इट इज अ नाउन। थ्रेट एक नाउन होता है, मतलब ये वर्ब नहीं होती, थ्रेट नाउन होता है, इसका मतलब होता है खतरा, धमकी। इसको जब हम वर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा थ्रेटन। अब ये जो थ्रेटन हमने वर्ब लिखे ना बेस फॉर्म में, जब हम किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाते हैं तो जो एन लिखा होता है ना उसकी बेस फॉर्म होती है। लेकिन हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना है स्ट्राइक नाउन को, तो हमें तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसकी होती है थ्रेटन। तो जब हमने थ्रेटन लिखा है ना, इट इज नॉट द थर्ड फॉर्म एनी वर्ब, इट इज अ बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म है, थ्रेटन वर्ब की बेस फॉर्म है। बट पास्ट पार्टिसिपल आर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेंस यूज थ्रेटन्ड हियर। As was already expected, the threatened strike has been called off। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he felt guilty of betrayal to his died friends। नाउ से जब हम फाइनाइट वर्ब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे रेफर टू स्टेट। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव होती हैं दे रेफर टू मेड अप स्टेट कॉज्ड बाय सम एक्शन। तो अगर हमें किसी एक्शन को रेफर करना हो
तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म्स को एडजेक्टिव बना के, लेकिन अगर हमें सिंपल स्टेट को यूज रेफर करना हो तो एडजेक्टिव यूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिखा ही फेल्ट गिल्टी ऑफ बिट्रायल ऑफ हिज डाइड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ना, हम इनकी स्टेट डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स। एक्टिविटी डिस्क्राइब नहीं करनी है, ना फ्रेंड्स को एक्टिविटी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स के साथ कोई एक्टिविटी हुई है। तो अगर स्टेट डिस्क्राइब करनी है तो पास्ट पार्टिसिपल डाइड मत लिखो, एडजेक्टिव लिखो डेड, डेड फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे ही फेल्ट गिल्टी ऑफ बिट्रायल टू हिज डेड फ्रेंड्स। एक बच्चे ने देखो एक कमेंट कोई किया, उसने 3-4 क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो ये पास्ट पार्टिसिपल के यूजर डिस्कस हो गए। अब आ जाइए सीधे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ये जो आपको असाइनमेंट अपलोड किया गया ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, ये उसके क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम्म, देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखें। वाइल पासिंग थ्रू द जंगल, नाउ बी अ बिट क्विक, थोड़ा सा क्विक रहना और कमेंट करना जो आंसर्स रहेंगे और जो भी समझ में आएगा सही गलत, उसको अ बिट क्विक होके थोड़ा सा कमेंट करना। वाइल पासिंग थ्रू द जंगल अ लायन अटैक द मैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा ना लायन अटैक द मैन, तो इस पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया लायन, तो इसका मतलब ये हो गया कि लायन जंगल से गुजर रहा था, लायन जंगल में रहता है। अगर लायन कहीं और रहता हो, जंगल से होकर कहीं जा रहा हो, तब तो एक अलग दीगर बात है, लेकिन खैर ये बेतुका है सब। ठीक है, तो इस सेंटेंस को सही करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो लिखो वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, या लिख दो द मैन वॉज अटैक्ड बाय अ लायन। ठीक है, अब चूंकि इसमें कोई स्लैश वगैरह तो खींच नहीं रखे, अगर इस तरीके से स्लैश खींच दिए जाएंगे तब तो हम करेक्शन ए पार्ट में ही कर पाएंगे, लेकिन कोई स्लैश खींचा नहीं गया है तो मतलब स्लैश ड्रॉन है नहीं, तो आप जैसे चाहे उसको सही कर लो। फिलहाल में हम ऐसे सही कर देते हैं। अपनी तरफ से जब करना हो ना तो करेक्शन हमेशा बाद वाले किया करो। द मैन वॉज अटैक्ड बाय द लाइन, द मैन वॉज अटैक्ड बाय द लाइन, अ लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ गया। वी डोंट थिंक दैट दिस आर्टिकल डिजर्व्स टू रीड। अब देखिए डिजर्व मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के बाद में लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही हो जाता है। तो ये जो हमने दिस आर्टिकल यूज किया ना, यही रीड वर्ब का सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता है ये सब्जेक्ट भले बन जाए लेकिन इसका डूअर नहीं बन सकता। क्योंकि इसका डूअर नहीं बन सकता तो इसको या तो लिखो टू बी रेड, वी डोंट थिंक दिस आर्टिकल डिजर्व्स टू बी रेड, या लिखो रीडिंग। तो ये जो वर्ब्स हमने कल डिस्कस किए थे उनका ध्यान रखना, डिजर्व, ठीक है, वांट, रिक्वायर और नीड। अगर हमें इन वर्ब्स के बाद में एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तो इन्फिनेटिव लिखा करो, पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो तो या तो पैसिव इन्फिनेटिव लिखा करो या जरंड लिखा करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोन ही विल गेट यूज टू डू द लॉन्ड्री ऑन हिज ओन। अब देखिए यूज टू का यूज अगर हम कभी भी गेट की फॉर्म के बाद करेंगे ना तो ये हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, हमेशा। तो गेट के साथ जब भी हम यूज टू लिखते हैं तो ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद में वर्ब की जरंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी डूइंग। तो ये हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा दिस मार्केट हैज एन अमेज्ड वैरायटी ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम। अब यहाँ पे वैरायटी नाउन के साथ में हमने यूज किया अमेज्ड एडजेक्टिव, अमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर हम अमेज्ड का यूज करेंगे वैरायटी के साथ में तो इसका मतलब अमेज करने वाला कोई पर्सन और है जो वैरायटी को अमेज कर रहा है। अमेज करना मतलब आश्चर्यचकित करना। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वैरायटी से दूसरे लोग अमेज हो सकते हैं, वैरायटी को अमेज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे अमेज की जगह लिखो अमेजिंग, अमेजिंग वैरायटी ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डेयर सी टू एम्प्लाई। अब हमने पढ़ा कि अगर नीड डेयर को हम सब्जेक्ट से पहले लिखें तो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो एम्प्लाई। फिर हमने लिखा बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। अब कोई पर्सन है, हम कह रहे हैं कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत गरीब, एक्सट्रीमली पुअर, कि डेस्टिट्यूट होने की वजह से मैंने उसको ऑर्फनेज में भर्ती करा दिया। अब अगर ये पर्सन खुद डेस्टिट्यूट है तो फिर इसने उसको ऑर्फनेज में क्यों भर्ती कराया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्फन वो पर्सन है तो डेस्टिट्यूट भी वही रहा होगा, तो ये हमने गलत लिख रखा है। अब या तो इसको लिखो ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, या लिख दो ही वॉज एडमिटेड बाई मी, ही वॉज एडमिटेड बाई मी, ऐसे लिख दो। नेक्स्ट देखो, वी रिग्रेट इन्फॉर्मिंग पैसेंजर्स दैट द 9:30 ट्रेन इज 1 आवर लेट। ठीक है, हाँ,
अब देखिए जो हमने लिखा ना, वी रिग्रेट इन्फॉर्मिंग पैसेंजर्स, हमने पढ़ा था कि रिग्रेट के साथ में जेरेंड का यूज तब करना है जब हम किसी पास्ट इवेंट को जो कि हो चुका है रिग्रेट करें। लेकिन अगर हम न्यूज देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिग्रेट का यूज करें तो उसके साथ इन्फिनिटिव लिखा करो। और ध्यान से देखो, ये इन्फॉर्मेशन किसी को दी जा रही है कि ट्रेन लेट आनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज करो, टू इन्फॉर्म। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, व्हेन आई वाज गोइंग होम आई सॉ दे आर गेटिंग आउट ऑफ द कार। एट्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। आंसर छोड़ो, इसमें एक बार ये बताओ कि ये जो हमने सॉ वर्ब लिखी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट पर्सन है या एक्शन है? व्हाट डिड वी सी? वी सॉ द पर्सन और वी सॉ द एक्शन। अब देखिए इतना तो खैर हमें पता ही कि सॉ वर्ब जो होती है इसका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, एक्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर हम देखेंगे पर्सन को, एक्शन को कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये पर्सन। अगर ये पर्सन ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखो ऑब्जेक्टिव केस में देम, ठीक है। अगर इस वर्ग का ऑब्जेक्ट ये गेटिंग होता तो ये जेरेंड हो जाता और इससे पहले ये पजेसिव केस सही हो जाता है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब एक्शन नहीं हो सकता। तो जो गेटिंग आउट ऑफ द कार हमने लिखा है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो दम को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब ये जेरेंड नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस ऑब्जेक्ट दम को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। फिर हमने पढ़ा कि नथिंग बट से पहले अगर डू की कोई फॉर्म लिखी हो तो नथिंग बट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया करो। बेस फॉर्म होती है वेस्ट, ठीक है। हाँ, देम गेटिंग आउट ऑफ, देम जो है ना यही हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली। नेक्स्ट देखो, ही गॉट द हाउस पेंटेड विद अ व्यू टू सेल द हाउस। अभी जो हमने लिखा ना, विद अ व्यू टू, विद एन आई टू, अकॉर्डिंग टू, अवर्स टू, अकस्टम्ड टू, इनमें सब में टू होता है प्रेपोजिशन। अगर हम इसके बाद में वर्ब लिखेंगे तो जेरेंड फॉर्म में लिखना, सेलिंग। विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ। नेक्स्ट देखो, हैविंग बीन गॉट द फर्स्ट प्राइज ही फेल्ट प्राउड। अब देखिए जो ही हमने लिखा है ना सब्जेक्ट और रेफरेंस, वो इस गेट प्राइज वर्ब का डूअर है, मतलब उसी ने प्राइज को रिसीव किया, गेट किया। तो ये वर्ब हमने पैसिव वॉइस में गलत लिख रखी है। पैसिव हमें किसी वर्ब का तब बनाना चाहिए जब उसका सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई और डूअर हो। अगर सब्जेक्टिव डूअर हो तो एक्टिव फॉर्म लिखा करो। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन ट्राइड इवन टू डू योगा, कि कोई ओल्ड मैन था उसने योगा भी करके देख लिया बट इट डिडंट वर्क इधर, लेकिन उससे भी उसे फायदा नहीं हुआ। अब देखो, फायदा होना नहीं होना रिजल्ट है। अगर हम रिजल्ट को असेस कर रहे हैं कि फायदा हुआ नहीं हुआ तो इसका मतलब काम तो हुआ ही होगा, क्योंकि काम हो गया होगा उसी के बाद में हमें पता चल पाएगा रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो अगर हम रिजल्ट को असेस कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन ने योगा करके देख लिया, ट्राई किया इसने योगा को। तो अगर ये काम हो गया तो फिर यहाँ पे लिखो डूइंग। और अगर इसने करने की कोशिश की होती, नहीं हुआ होता, तो हम लिखते टू डू। लेकिन चूंकि आगे रिजल्ट लिखा हुआ है तो इसकी वजह से हमें मान के चलना पड़ेगा कि इस पर्सन ने काम करके देख लिया। वो अलग बात है कि उससे फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डूइंग। नेक्स्ट देखो, आई हैव ड्रीम टू बिकम अ राइटर एवर सिंस। इसका आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो इसको समझना है, एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है, उसको भी चाहो तो अपने क्लियर कर लो लगे हाथ। हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन ड्रीम्ड डैश हिज पेरेंट्स यस्टरडे, ठीक है। दूसरा, मोहन ड्रीम्ड डैश अ सक्सेसफुल करियर इन बॉलीवुड, ठीक है, ऐसे है। अब हमने लिखा मोहन ड्रीम्ड डैश हिज पेरेंट्स यस्टरडे। अब देखो जो ड्रीम वर्ब होती है ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ड्रीम का मतलब होता है टू हैव विजन्स। हैव विजन्स का मतलब होता है सपने देखना, जैसे नींद में आते हैं ना सोते टाइम सपने। तो इसके साथ प्रिपरेशन लिखा करो अबाउट, कि सपने किससे रिलेटेड है ये बताने के लिए लिख दो अबाउट। मोहन ड्रीम्ड अबाउट हिज पेरेंट्स। अच्छा, बाकी ड्रीम का मतलब एक टू हैव एम्बिशंस भी होता है। टू हैव एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा होना, कोई विश डिजायर होना।
तो अगर इसका मतलब टू हैव एम्बिशंस हो तो इसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो ऑफ। तो सबसे पहले तो ये देखो, ड्रीम बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ हम ऑफ या अबाउट प्रिपरेशन का यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस डिफरेंसेस। कि अगर किसी पर्सन ने किसी चीज के बारे में सपना देखा जो सोते टाइम हमें नींद में आता है तो अबाउट लिखा करो। अगर वो हमें उस पर्सन के एम्बिशंस को रेफर करना है तो एम्बिशन किससे रिलेटेड है ये बताने के लिए ऑफ का यूज क्या करो। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी ना तो यहाँ पे देखना, ये जो हमने ड्रीम टू वर्ब लिखी है ना, इसके बाद में जो लिखा है टू बिकम अ राइटर, बिकमिंग अ राइटर इज एन एम्बिशन, ये एम्बिशन है। अगर ये एम्बिशन है तो यहाँ पे प्रिपरेशन लिखा और ऑफ। अच्छा, जब ऑफ लिख दोगे जो टू बिकम इन्फिनिटिव है ये बन जाएगा जेरेंड बिकमिंग। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ राइटर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन का आंसर देखो। ही वॉज एंग्री एट हिम ट्राइंग टू लाई टू हर। शी वॉज एंग्री एट हिम ट्राइंग टू लाई टू हर। इसका भी देखो मैं समझा देता हूँ एक बार, बताना इसका भी पड़ेगा। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, दे आर एंग्री डैश योर फ्रेंड्स। सेकेंड हमने लिखा, दे आर एंग्री डैश योर रिजल्ट। नाउ यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स फिल करने एक बार देखो तो क्या यूज करना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कमेंट करो और इसका बताओ कि हमें क्या यूज करना चाहिए इसमें। एंग्री विथ समवन, ठीक है, तो देखो होता पता है क्या, विद जो प्रिपरेशन होती है ना वो सेकंड पार्टी की प्रिपरेशन होती है। मान लो हम एंग्री हैं, तो अगर अपने पे एंग्री है तब तो अलग बात है, ठीक है, तब तो हमें बताने नहीं पड़ेगा किससे एंग्री है किससे नहीं है, सिंपली लिखो आई एम एंग्री। लेकिन अगर हमारा एंग्री मतलब हम किसी दूसरे पर्सन पे, तो जो भी दूसरा पर्सन है उसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो विद, एंग्री विद समवन। लेकिन अगर मान लो कई बार हम किसी बात से गुस्सा हो जाए पर्सन पे नहीं, तो प्रिपरेशन लिखा करो एट, एंग्री एट समथिंग। अभी जो प्रिपरेशन हमने एंग्री के साथ लिखी है, ध्यान देना यही प्रिपरेशन हमें अनॉयड के साथ लिखनी पड़ती है। अनॉयड, वेक्स्ड, तो अनॉयड है, वेक्स्ड है, एंग्री है। ठीक है, एक वर्ब होती है डिसगस्टेड, डिसगस्टेड। ठीक, तो अनॉयड, वेक्स्ड, एंग्री, डिसगस्टेड, और एक हो गई एग्जास्परेटेड। इन सब का मतलब लगभग एक ही होता है, नाराज होना, किसी से गुस्सा होना। तो इनके साथ में प्रिपरेशन ऐसे लिखा करो, एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग। जब ये बात समझ में आ जाए तो यहां पे आना, ये जो हमने एंग्री के साथ एट प्रिपरेशन लिखे ना, इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हिम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हिम होता तो हमें विद लिखना पड़ता। इसका ऑब्जेक्ट है ये ट्राइंग। अगर ये ट्राइंग ऑब्जेक्ट है तो हमें इसे जेरेंड कहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर इसे जेरेंड मान लोगे तो फिर इसको इसका पजेसिव केस का डिटर्मिनर बनाना पड़ेगा। तो ये आंसर है हमारा, शी वॉज एंग्री एट हिज ट्राइंग टू लाई टू हर। ठीक है, अब एक दूसरी सिचुएशन देखो, हम ऐसा क्यों ना करते कि हिम को ऑब्जेक्ट बना लेते, विद प्रिपरेशन लिख देते, तो हम वैसे भी लिख सकते थे कि शी वॉज एंग्री विद हिम, तो हिम को ऑब्जेक्ट बना देते विद प्रिपरेशन का। लेकिन फिर ये जो जेरेंड है इसको हमें किसी प्रिपरेशन का, दूसरी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फॉर प्रिपरेशन का यूज करते हैं रीजन डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम ऐसे लिख देते फॉर ट्राइंग टू लाई टू हर। तो या तो हम इतना करेक्शन करें, शी वॉज एंग्री विद हिम फॉर ट्राइंग टू लाई, मतलब वो उस पर गुस्सा थी, किस वजह से गुस्सा थी, फॉर ट्राइंग, कोशिश करने के लिए, कि उसने झूठ बोलने की कोशिश की। तो या तो उतने करेक्शन करो, विद हिम फॉर ट्राइंग लिखो, और नहीं तो सीधा करेक्शन ये कर लो कि एट जो प्रिपरेशन है इसका ऑब्जेक्ट ट्राइंग जेरेंड हो गया और उससे पहले पजेसिव के साथ जाएगा हिज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा दे डोंट अलाउ एनीवन स्मोकिंग इन द लेक्चर रूम। ये हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें अलाउ, फॉरबिड और परमिट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो तो जेरेंड लिखा करो, लेकिन अगर हमें किसी पर्सन के साथ लिखना हो तो फिर इन्फिनेटिव लिखा करो। अब यहाँ पे पर्सन एनीवन दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये स्मोकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पर्सन है, तो इसके साथ लिखो इन्फिनेटिव टू स्मोक। नेक्स्ट देखो, बीइंग टॉट द चैप्टर। अब देखिए हमने पढ़ा कि जब भी हम कभी बी के साथ में किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो उसकी पैसिव फॉर्म होती है। बीइंग टॉट द चैप्टर जो हमने लिखा ना, ये पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, हालांकि ये पैसिव फॉर्म है। ठीक है,
लेकिन ध्यान से देखो हमने पैसिव फॉर्म लिखी क्यों? टीचर जो सब्जेक्ट है वो तो टॉट वर्ब का डूअर है। भाई टीचर तो टॉट वर्ब के लिए डूअर होते हैं ना, तो अगर टीचर डूअर होते तो पैसिव फॉर्म तो गलत हो गया, एक्टिव फॉर्म लिखो। या तो हैविंग टॉट लिखो या वाइल टीचिंग लिखो। वाइल टीचिंग लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन है, पहले वो काम हो गया, उसके बाद में टीचर ने स्टूडेंट से पूछा होगा क्वेश्चन, तो लिखो हैविंग टॉट द चैप्टर। अब ये जो हैविंग टॉट हमने लिखा ना, ये एक्टिव फॉर्म है, बीइंग टॉट है तो पैसिव फॉर्म था। सब्जेक्ट डूअर है तो पैसिव फॉर्म का यूज नहीं करो, एक्टिव फॉर्म का यूज करो। नेक्स्ट देखो, द ड्रंक लाफ्टर हॉरिफाइड द ट्रेवलर वेरी मच। 17th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अपने आप बताओ। देखो इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर है लाफ्टर के, लाफ्टर जो हमने नाउन लिखा ना, इसके साथ जो हमने एडजेक्टिव लिख रखा है ड्रंक। ड्रंक हालांकि एडजेक्टिव भी होता है लेकिन ये पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। ड्रंक का मतलब होता है जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली हो, वो पर्सन। लाफ्टर एक्शन है, मतलब लाफ्टर एक नॉन लिविंग थिंग है, पर्सन नहीं है, तो इसका ड्रंक नहीं, इसके साथ लिखो ड्रंकन। ड्रंकन लाफ्टर। तो थिंग्स के लिए ड्रंकन का यूज किया करो, ड्रंक का यूज केवल पर्सन के लिए क्या करो। लाफ्टर इज नॉट अ पर्सन, हेंस डोंट यूज ड्रंक विद इट, यूज ड्रंकन इंस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मास्टर बेड द सर्वेंट टू कम क्लोजर। अब हमने पढ़ा कि लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर फॉर्म में इन्फिनेटिव बना के लिखा करो। तो जो बेड वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट देखो हमने लिख रखा है सर्वेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट लिखो सिंपली कम। नेक्स्ट देखो, द कोच गॉट वेरी अनोइंग विद मी अबाउट माई एटीट्यूड। अभी जो हमने अनोइंग लिखा है ना, ये लिंकिंग वर्ब के बाद, ये गॉट लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हमने अनोइंग को लिख रखा है, तो इसका मतलब अनोइंग डिस्क्राइब कर रहा है कोच को, मतलब ये एडजेक्टिव कोच का है। अब अगर कोच किसी को अनॉय कर रहा है तब तो ये लिखो द कोच गॉट वेरी अनोइंग, कि भाई कोच से लोग अनॉय होने लग गए, तब तो ये ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, कोच जो है वो मेरी वजह से गुस्सा हो गए हैं, तो एक्चुअल में वो किसी को अनॉय नहीं कर रहे, वो खुद अनॉय हो गए हैं, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करो, अनॉयड। फिर हमने लिखा वाइल वॉकिंग इन द पार्क अ डॉग चेस्ड हिम। अभी जो हमने लिखा ना डॉग चेस्ड हिम, इसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डॉग बन गया वाइल वॉकिंग इन द पार्क का। लेकिन हमें पता वाइल वॉकिंग इन द पार्क फ्रेज डिस्क्राइब करने के लिए हिम को है, तो या तो वहां पे लिखो वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, और नहीं तो लिखो ही वॉज चेस्ड बाय अ डॉग। ही वॉज चेस्ड बाय अ डॉग। ठीक है, ही वॉज चेस्ड बाय अ डॉग। देखो वाइल ही वॉज वॉकिंग भी लिख सकते हो बच्चे, लेकिन अगर अपनी तरफ से करेक्शन करने पड़े तो हमेशा बाद वाले क्या करो। नेक्स्ट देखो, द वर्कमैन फिनिश टू मेंड द कार। अब देखिए फिनिश हम उस काम को करते हैं जो उस समय हो। मान लो कोई काम चल रहा है, या तो हम उसको फिनिश करें या उसको कंटिन्यू कर दें। तो फिनिश हम उन्हीं एक्शंस को करते हैं जो उस समय जब हम फिनिश करने जा रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हो। तो साथ का एक्शन हो गया, साथ का एक्शन होने की वजह से जेरेंट फॉर्म लिखो मेंडिंग। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल हैज फॉरबिडन टू सिंग इन द क्लास। अभी जो टू सिंग हमने लिखा ना, ये फॉरबिड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ये फॉरबिड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसको जेरेंट फॉर्म में लिखो सिंगिंग। द प्रिंसिपल हैज फॉरबिडन सिंगिंग इन द क्लास, इन क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई डोंट थिंक शी मीन्स गेट मैरिड। ठीक है, अभी जो मीन्स है ना, इसका मतलब यहाँ पे है वांट। ठीक है, अगर हम मीन्स का यूज करें कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट करने के लिए तो इसके साथ जेरेंट लिखा करो, लेकिन अगर मीन्स का मतलब किसी पर्सन की इंटेंशन हो, वांट हो, विश हो, तो इसका तो इन्फिनिटिव लिखा करो। ये जो मीन्स हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, इसका मतलब वांट है। अगर इसका मतलब वांट है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हम चाहेंगे वो काम बाद में होगा, बाद में होने वाले काम को इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा करो, टू गेट। तो इसको लिखो आई डोंट थिंक शी मीन्स टू गेट मैरिड। अगला देखो, they had better not to take it for granted. Had better is a model phrase. Models are followed by base form the verb use take. फिर हमने लिखा देयर वॉज नो वे ऑफ कंसोलिंग हर ग्रीफ स्ट्रक फैमिली। अब देखिए जो फैमिली है ना, ये नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बताने के लिए हमने लिख दिया ग्रीफ स्ट्रक, दुख से सताई गई। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। अब अगर तुम्हें ध्यान रह गया तो हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है स्ट्रिकन। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो लिखो स्ट्रिकन। 46 देखो, 26 में हमने लिखा इट इज मच इजियर टू बी लेजी देन टू बी लेबोरियस। अब जो देन हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है ना, इससे हमने देखो दो इन्फिनिटिव्स को कनेक्ट कर रखा है।
अगर हम कभी किसी कंजंक्शन से दो इन्फिनिटीज को कनेक्ट करें तो बाद वाले को बेयर फॉर्म में लिखा करो। नेक्स्ट में हमने लिखा द चिल्ड्रन वुड गेट वेरी एक्साइटिंग, ठीक है, व्हेन देयर ग्रैंडफादर केम। अब जब उनके दादाजी आते थे तो बच्चे अगर एक्साइट करने लगते थे किसी को, तब तो ये हमने सही लिखा है कि भाई दादा आते थे तो बच्चों दूसरों को एक्साइट करने लगते थे। लेकिन अगर बच्चे खुद एक्साइट हो जाते थे, जो कि ऐसा ही होता होगा, तो ये हमने गलत लिख रखा है, एक्साइटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दूसरों को एक्साइट नहीं करेंगे, बच्चे खुद एक्साइट हो जाएंगे दादाजी के आने से। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करो, एक्साइटेड। 28th का आंसर एक बार अपने आप बताओ। 28th का आंसर बच्चे अपने आप बताओ। मच, ठीक है, हाँ। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो एडमायर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब सॉरी ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं, पैसिव वर्ब है। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल होता तो भी हमें मच लिखना पड़ता, क्योंकि हमने एडवार वर्ब में पढ़ा था कि जो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं उनके साथ मच लिखा करो। अच्छा, दूसरी बात है पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, बाई डिफरेंस लिख रखा है, ऐसे पता चला कि ये पैसिव वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वेरी वर्ब को तो डिस्क्राइब कर नहीं सकता, वर्ब को तो डिस्क्राइब करता है हमेशा, मतलब वर्ब के लिए मच यूज क्या करो, वेरी का यूज क्या करो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के लिए। तो यहाँ पे लिखो मच। नेक्स्ट देखो, इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, इट इज नो नो अवेल, इनके सबके साथ लिखा करो जेरेंड। इट इज नो गुड टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। लुक फॉरवर्ड टू है, अकस्टम टू है, ठीक है, एडिक्टेड टू है, ये सब प्रिपोजिशन, इनमें सब में टू जो हम लिखते हैं प्रिपोजिशन होता है। तो इसके बाद में वर्ब अगर लिखनी पड़े तो जेरेंड फॉर्म में लिखा करो, हियरिंग। नेक्स्ट देखो, ही स्टिल रिग्रेट्स टू लीव स्कूल एट 14। अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है किसी ऐसे इवेंट को जो इसने पहले कभी किया होगा, लिखा ना इट वॉज अ बिग मिस्टेक, तो इसका मतलब ये किसी ऐसे इवेंट को रिग्रेट कर रहा है जो एक्चुअली ये कर चुका है। तो या तो यहाँ पे लिखो टू हैव लेफ्ट, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, या लिखो लिविंग, क्योंकि मेन वर्ब से पहले का काम है ना, तो इसको जेरेंड फॉर्म में लिख दो। फिर हमने लिखा दे होप्ड विनिंग। अब जो भी हम होप करते हैं वो काम बाद में होता है, क्योंकि होप का मतलब विश करना होता है, तो अगर हम कुछ भी विश कर रहे हैं तो काम अभी तो नहीं, बाद में ही होगा, तो उसको लिखो इन्फिनेटिव फॉर्म में टू विन। दे होप्ड टू विन। नेक्स्ट देखो, टू स्मोक वॉज नॉट अलाउड बाई द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे जो वॉज नॉट अलाउड हमने वर्ब लिखे ना, पैसिव वर्ब है। पैसिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और हमें पता है कि अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो पर्सन होता है या जेरेंड होता है, तो ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो अगर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव में सब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा, इसकी जगह लिखो स्मोकिंग। नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ देम वर एक्साइटेड अबाउट हिज अराइविंग। अभी जो हमने अराइविंग लिखा ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल माने या इसे जेरेंड माने, ये हर तरीके से गलत है, क्योंकि अगर जेरेंड मान लेंगे तो ये एक्शन है, लेकिन हमें पता है कि अराइव वर्ब की नाउन फॉर्म होती है अराइवल, ठीक है। तो जो अराइव वर्ब होती है ना, इसकी नाउन फॉर्म अराइवल होती है। अराइविंग बेसिकली इसका यूज ही मत किया करो, क्योंकि ये वर्ड होता ही नहीं है। अराइविंग का यूज करना है जब मेन वर्ब यूज करो, लेकिन ये मेन वर्ब तो है नहीं, ये तो हमने अबाउट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखा, तो यहाँ पे लिखो अराइवल। तो अराइव की नाउन फॉर्म जो होती है वो अराइवल होती है। अगला देखो, द इंग्लिश who were not used to live in hot climate developed several hill stations। इस क्वेश्चन की देखो मैं तुम्हें कहानी समझा देता हूँ है क्या। पहले तो एक चीज समझ लेना, ये जो यूज टू हमने इस सेंटेंस में लिखा ना, इसका मतलब कस्टम टू है, और यहाँ पे हम किसी का मतलब यूज डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हैबिट। तो जब भी हम हैबिट डिस्क्राइब करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होने की वजह से अगर इसका कभी वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंड फॉर्म में लिखा करो। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात देखो मैं समझाता हूँ। अंग्रेज जो थे ना, जो इंडिया में आए, तो अंग्रेज चूंकि ठंडी जगह के रहने वाले लोग थे, यूरोप में तो ठंड होती है, ठीक है। तो जब वो इंडिया में आए तो यहाँ का जो टेम्परेचर था गर्मी का, वो मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट था वो उनको सूट नहीं करता था।
लेकिन रूल तो उन्हें करना ही था, यहाँ पे शासन तो करना ही था। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में हिल स्टेशन डेवलप कर दिया। तो इंडिया में लगभग सारे, या ज्यादातर कह लो, लगभग मेरे हिसाब से सारे जो हिल स्टेशन है ना, वो अंग्रेजों ने डेवलप करे। पहाड़ों पे उन्होंने अपने रहने के ठिकाने वगैरह बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, हु वर नॉट यूज टू, हु वर नॉट यूज टू का मतलब हु वर नॉट अकस्टम्ड टू, व्हाट वर दे नॉट अकस्टम्ड टू, आंसर आ गया लिविंग। तो जब भी यूज टू एडजेक्टिव हो और इसका मतलब अकस्टम्ड टू हो, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की जेरेंट फॉर्म लिखा करो, लिविंग। फिर हमने लिखा आई सॉ मैन टू क्रॉस द रोड एंड डिसअपियर इनटू द क्राउड। अब हमने पढ़ा कि सॉ वर्ब के साथ में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर फॉर्म का इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं और जेरेंट भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जिस पर्सन को हमने देखा उसने रोड क्रॉस कर लिया पूरा, तो बेयर इन्फिनिटिव लिखना है। अगर बीच में रहा होगा तो जेरेंट लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा डिसअपियर इनटू द क्राउड। डिसअपियर इनटू द क्राउड का मतलब उस पर्सन ने रोड क्रॉस करके वो भीड़ में गायब हो गया होगा। तो अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखो, बेस फॉर्म लिखो सिंपली, ही सॉ अ मैन क्रॉस द रोड, ठीक है। 37 में आ जाओ। 37 में हमने लिखा द बैंक स्ट्रांगली रजिस्टर्ड व्हाट, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन वो तो चलो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लेकिन एक चीज देखो, जो भी हम रजिस्ट करते हैं वो साथ का एक्शन होता है, क्योंकि अगर कोई चीज है नहीं तो हम रजिस्ट कैसे करेंगे। तो जिसको हम रजिस्ट कर रहे हैं उसका होना उस समय जरूरी है। तो साथ का एक्शन होने की वजह से तो हमें जेरेंट लिखना पड़ेगा, तो लिखो कटिंग। नेक्स्ट देखो, दे विल लेट 100 एम्प्लॉयज टू गो बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट्स। अब ये लेट वर्ब हो गई और 100 एम्प्लॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर फॉर्म का इन्फिनिटिव लिखा करो, तो इसको लिखो गो। दे विल लेट 100 एम्प्लॉयज गो। फिर हमने लिखा यू मस्ट रिमेंबर मीटिंग द मैनेजर। अब अगर मान लो ये सेंटेंस केवल इतना हो तो एक बार में तो चलो हम सही मान भी सकते हैं कि भाई हम मैनेजर से मिल चुके हैं और कोई हमसे ये कह रहा है कि भाई उसको याद रखना है कि मिले थे, ये बात याद रखनी, भूलनी नहीं है। मान सकते हैं एक बार में, चलो ये सही है। लेकिन यहाँ देखो टुमारो लिखा हुआ है, अगर हम टुमारो लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी मीटिंग होनी है। अगर ये मीटिंग होनी अभी हुई नहीं है तो जेरेंट मत लिखो, तो लिखो यहाँ पे इन्फिनिटिव टू मीट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे किसी ऐसे काम को याद रखने के लिए कहा जा रहा है जो अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा। एक मिनट, अगला देखो, हैविंग रिटन इन इंग्लिश द लेटर कुडंट बी रेड बाय देम। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और रेफरेंस हमने लिखा था लेटर। अच्छा, लेटर जो है वो हैविंग रिटन इन इंग्लिश का डूअर नहीं है, क्योंकि राइटर कोई और होगा, जिसने लिखा होगा वो कोई और होगा। लेटर को लिखा ये अलग बात है, लेकिन लेटर डूअर नहीं है। अगर लेटर डूअर नहीं है तो पैसिव मीनिंग चाहिए होगा, हैविंग बीन रिटन लिखो, ठीक है, हैविंग बीन रिटन। फिर हमने लिखा वी कांट हेल्प बट टू एग्री। अब हमने पढ़ा कांट हेल्प बट मॉडल फ्रेज होती है जो हमारी इनेबिलिटी एक्सप्रेस करती है। मॉडल फ्रेज होने की वजह से इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो, एग्री। फिर हमने लिखा वाइल डूइंग द वर्क दे ऑल वेंट टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अब देखो, ये जो हमने लिखा ना वाइल डूइंग द वर्क, इसका मतलब जिस समय एक्शन इनकम्प्लीट था तभी वो काम बीच में हो गया। लेकिन अगर वो लोग रेस्ट के लिए चले गए तो काम करना तो बंद करके गए होंगे। भले ही वो परमानेंटली काम बंद करके नहीं गए, उस समय के लिए तो बंद करके गए होंगे। तो अगर ये पहले काम हो जाएगा तभी बाद में वो हो पाएगा, ठीक है। एक आदमी काम और रेस्ट दोनों एक साथ तो कर नहीं सकता, या तो काम करना बंद करे रेस्ट करे, या रेस्ट करना बंद करे काम करे। तो जब ये पता कि पहले काम बंद हो जाएगा उसके बाद ही वो काम हो पाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल लिखो, हैविंग डन द वर्क, ठीक है। हाँ, तो इसको लिखो हैविंग डन द वर्क। नेक्स्ट देखो, शी कंप्लेन्ड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट्स, ठीक है। अब देखिए, पर्सन यूजुअली कंप्लेन करता है, तो कंप्लेन करता है ऐसी चीजों को जो अभी नहीं हुआ है। शी कंप्लेन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट्स का मतलब हो गया कि हम कंप्लेन तभी करते हैं किसी काम को जब हो चुका होता है। मतलब कोई काम, कंप्लेन एक तरीके से मतलब रिस्पॉन्स है। कंप्लेन करना, रिग्रेट करना, ये रिस्पॉन्सेज हैं। जब कुछ हो जाता है उसके बाद या तो हम रिग्रेट करते हैं या कंप्लेन करते हैं, जो भी करते हैं। तो अगर इन्होंने कंप्लेन किया तो इसका मतलब ये काम हो चुका होगा। अगर ये काम हो चुका है तो या तो लिखो टू हैव बीन परफेक्ट इन्फिनिटिव, और नहीं तो लिखो जेरेंड बीइंग। नेक्स्ट देखो, बीइंग अ कोल्ड डे, डेट की बात हो रही है, टाइम डेट डे टेम्परेचर को रेफर करना हो तो इट लिखा करो, इट बीइंग अ कोल्ड डे। नेक्स्ट देखो, दी चिल्ड्रन वुड रादर स्टार्व देन बेग। अब हमने पढ़ा कि देन के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज करा करो। देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने वुड रादर लिखा ना, ये मॉडल फ्रेज है, तो इसका तो हमें बेस फॉर्म लिखनी है, हमने लिख दी स्टार्व। अब इस स्टार्व का कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी दूसरे से, तो उसके साथ भी वही लिख दो, ठीक है। तो मतलब ये बेस फॉर्म है ना, तो ये भी बेस फॉर्म है। ऐसा हो सकता है कि हमारा पहले वाला इन्फिनिटिव जो है वो फुल फॉर्म में हो,
और कंजंक्शन के बाद वाला बेस फॉर्म में हो। मतलब ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंजंक्शन से पहले वाला बेस फॉर्म में हो और कंजंक्शन के बाद वाला फुल फॉर्म में हो, क्योंकि अगर हम टू कॉमन करेंगे ना तो वो पहले कॉमन करेंगे, बाद में कॉमन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन सही है। नेक्स्ट देखो, आई रियली ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज फॉर पार्किंग। अब देखिए, ये जैसे हमने ऑब्जेक्ट टू लिखा है, हमने कल भी पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट वर्ब का मतलब डिसएग्री होना होता है, एंड इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इट इज नॉट अ ट्रांसिटिव वर्ब, इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट टू है, हैव ऑब्जेक्शन टू है, अवर्स टू है, बी अपोज टू है, ऑल दीज मीन टू बी अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट होना। तो जब हम उस चीज को रिलेट करते हैं इनसे, तो हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है, वो प्रेपोजिशन है टू। अगर तुम कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे तब भी ये टू लिखना पड़ेगा, वी रियली ऑब्जेक्ट टू दिस डिसीजन। ठीक है, तो अगर जब नाउन के साथ भी टू लिखना पड़ेगा तो प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया तो इसका वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो बीइंग। नेक्स्ट देखिए, वन शुड ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर टू स्टार्ट द कार। नाउ सी दिस बिफोर इज अ preposition. If this before is a preposition, then use gerund form with it starting. Prepositions always take gerund form, तो इसको लिखो starting. नेक्स्ट देखो, he felt sorry to wake the man up. अब यहाँ पे हमने लिखा उस पर्सन ने सॉरी फील किया। क्यों फील किया उसने सॉरी? टू वेक द मैन अप, क्योंकि उसने किसी पर्सन को जगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर इसने उस पर्सन को जगाने के बाद सॉरी फील किया है, तो इसका मतलब जब उसने सॉरी फील किया उस समय ये काम हो चुका होगा। अगर ये काम हो चुका है तो परफेक्ट फॉर्म का इन्फिनेटिव लिखो, ही फेल्ट सॉरी टू हैव वोकन द मैन अप। नहीं परफेक्ट फॉर्म का इन्फिनेटिव करना चाहते हो तो जेरेंड लिख दो, वेकिंग द मैन अप। तो ही फेल्ट सॉरी वेकिंग द मैन अप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैविंग बीन रिसीव द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। अभी जो बॉय है, मेन स्टेटमेंट का हमारा सब्जेक्ट, ये फ्रेज हमने उसी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी है। अब वो जो बॉय है ना, उसको किसी ने रिसीव नहीं किया, उसने न्यूज को रिसीव किया, मतलब वो इस पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी गई वर्ब का डूअर है। अगर वो डूअर है तो वर्ब पैसिव वॉइस में गलत है। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे लिखो, हैविंग रिसीव द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट देखो, दे कैन नॉट रिफ्यूज टू अकम्पनिंग अस टू द टाउन नेक्स्ट मंथ। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि रिफ्यूज हम करते हैं किसी ऐसे एक्शन को जो अभी हमने नहीं किया है। रिफ्यूज का मतलब होता है नॉट टू एग्री, मतलब हमें कुछ करना है लेकिन हम एग्री नहीं हो उस काम को करने के लिए, तो हमने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अगर हम रिफ्यूज पहले ही कर देते हैं तो ये हमने जेरेंट क्यों लिखा? जो काम पहले हो गया, मतलब ये हमने रिफ्यूज पहले ही कर दिया तो इसका मतलब वो काम बाद में होगा या होगा ही नहीं। तो जब वो काम अभी हुआ ही नहीं है तो हम उसको जेरेंट फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? हमें तो उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज करते हैं पहले, तो अगर पहले रिफ्यूज कर दिया तो काम तो हुआ ही नहीं, तो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखो टू अ कंपनी। और डिनाई का अपना ध्यान रखना, डिनाई हम करते हैं उन एक्शंस को जो पहले हम कर चुके हैं लेकिन मान नहीं रहे, मतलब जो पास्ट का एक्शन है ना, चाहे हमने किया है किसी ने किया है, ठीक है, लेकिन वो एक्शन पास्ट का होता है जिसे हम डिनाई करते हैं, मतलब हो चुकी घटना होती है। रिफ्यूज उसको किया जाता है जो अभी नहीं हुआ है। तो रिफ्यूज के साथ इन्फिनेटिव लिखा करो, डिनाई के साथ जेरंड लिखा करो। जैसे ये क्वेश्चन देखो अगला, ही रियली डजंट फील लाइक टू गो आउट। अब ये लाइक जो वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन है, वर्ब तो होगी नहीं क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे फील है। तो अगर ये लाइक प्रेपोजिशन है तो किसी भी प्रिपोजिशन के बाद वर्ब को हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखा करो, चाहे वो प्रिपोजिशन टू हो, चाहे बिफोर हो, चाहे विद हो, चाहे फॉर हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ लिखो गोइंग। ही रियली डजंट फील लाइक गोइंग आउट टुनाइट। नेक्स्ट देखो, शी पॉइंटेडली अवॉइडेड। अब हमें पता है कि अवॉइड हम करते हैं उस एक्शन को जो उस समय जब उसको अवॉइड किया जा रहा है एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, अवॉइड हम वही कर पाएंगे जो उस समय है, जो है ही नहीं उसको हम अवॉइड कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो अगर साथ का एक्शन ही है तो जेरेंट लिखो लुकिंग। अगला देखो, द क्लर्क डिडंट एडमिट टू एम्बेजल फंड्स। अब देखो, डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। ठीक है, हाँ, डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। तो अगर हम किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो काम हो चुका होगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगर हम एडमिट कर रहे हैं तो भी इसका मतलब वो हो ही चुका होगा। तो चाहे हम डिनाई करें या एडमिट करें, दोनों एक्शन पास्ट के होते हैं। अगर पास्ट का एक्शन होता है तो या तो लिखो टू हैव एम्बेजल्ड, और नहीं तो लिखो एम्बेजलिंग, क्योंकि पास्ट का एक्शन है तो अगर ये मेन वर्ब से पहले का एक्शन है तो इसको जेरेंट फॉर्म में लिख दो, एम्बेजलिंग, हेरा फेरी करना फंड्स की। नेक्स्ट देखो,
ही इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नथिंग कैन मेक हिम टू चेंज हिज माइंड। अब देखो ये जो हमने मेक वर्ब लिखी ना, ये मेक वर्ब का मतलब कॉज करना है, क्रिएट करना नहीं है। वी कैन नेवर क्रिएट हिम। ठीक है, एक मिनट यार, इनका फोन इतना आता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, ही इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नथिंग कैन मेक हिम टू चेंज हिज माइंड, तो ये जो हिम है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये कॉस्टिव वर्ब होती है ना, तो इसका हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। अब इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव है, तो मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बेस फॉर्म में लिखा करो, चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट देखो, दे प्लान लॉन्चिंग द रिव्यू इन जुलाई। अब जो भी हम प्लान करते हैं काम, वो पहले होता है, मतलब प्लान हम पहले करते हैं, काम बाद में होता है। तो अगर काम बाद में होगा तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखो, टू लॉन्च। दे प्लान टू लॉन्च द रिव्यू। नेक्स्ट देखो, बीइंग द ओनली चाइल्ड हिज पेरेंट्स वुड सेल्डम और नेवर कॉल्ड हिम। अभी जो हमने लिखा है ना, बीइंग द ओनली चाइल्ड, ये रेफरेंस उसका है जो ओनली चाइल्ड रहा होगा, मतलब ये डिस्क्राइब करने के लिए उस पर्सन को जो ओनली चाइल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस बना दिया पेरेंट्स को, तो ये हमने गलत लिख दिया। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो उस ही को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा पूरा, ही वुड सेल्डम और नेवर बी स्कोल्डेड बाय हिज पेरेंट्स, और नहीं तो उस ही को यहाँ पे टैग कर दो, ही बीइंग द ओनली चाइल्ड। ठीक है, आप लोग अपना, बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूँ एक बार, देखता हूँ ये आवाज कैसी आ रही है, पता नहीं इन्वर्टर की आ रही है, किसकी आवाज। चलो बंद हो गई। नाउ सी, दे अप्रिशिएटेड योर टू बी कैंडिड विद हिम। चलो 57th का आंसर एक बार अपने आप बताओ तो तुम लोग। दे अप्रिशिएटेड योर टू बी कैंडिड विद हिम। ठीक है, हाँ, देखो ये जो हमने टू बी कैंडिड लिखा है ना, टू बी कैंडिड, और ये अप्रिशिएटेड लिखा है, हमने मेन वर्ड में पढ़ा था कि अप्रिशिएट वर्ड का ऑब्जेक्ट थिंग्स होती है, पर्सन नहीं। पर्सन ऑब्जेक्ट होता है, एडमायर लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे अप्रिशिएटेड लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट ही है। तो ये जो हमने योर लिख रखा है ना, पजेसिव केस का डिटर्मिनर, और हमने ये पढ़ा भी था कि पजेसिव केस के डिटर्मिनर के बाद जेरंड, और जेरंड से पहले पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिखना चाहिए। तो लिखो योर बीइंग कैंडिड विद देम, दे अप्रिशिएटेड योर बीइंग कैंडिड। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, दे आर थॉट टू लूज ऑल देयर मनी इन बैटिंग। अब कोई लोग हैं, लास्ट ईयर लिखा ना आगे, लास्ट ईयर से पता चल जाता है कि जो चीज यहाँ पे सपोज की जा रही है, थिंक की जा रही है, वो पहले हो चुकी है। अगर वो हो चुकी है तो उसको जेरंड फॉर्म में लिखो या परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखो, टू हैव लॉस्ट। टू हैव लॉस्ट क्यों लिख रहे हैं, इसको समझ लेना। टू हैव लॉस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब पैसिव फॉर्म में है। इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ये दे है, जो अभी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। तो अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, तो हम जेरंड लिख देते हैं, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर्सन के बाद लिखा जाएगा, तो इसीलिए इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख दिया, टू हैव लॉस्ट। नेक्स्ट देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ नियरली गेटिंग किल्ड हैज नॉट इजिली फॉरगॉटन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से समझना। ये जो हमने हैज नॉट इजिली फॉरगॉटन लिखा ना, इसमें ध्यान से देखो, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और फॉरगॉटन इसकी मेन वर्ब है। ठीक, और ये एक्टिव फॉर्म की वर्ब है। हैज नॉट इजिली फॉरगॉटन जो है, ये एक्टिव फॉर्म की वर्ब है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट देखो कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है द एक्सपीरियंस। हालांकि सब्जेक्ट तो इसका पूरा है एक्सपीरियंस ऑफ नियरली गेटिंग किल्ड, मतलब मरते मरते बचने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो। अब हमें पता, वो जो एक्सपीरियंस है वो इस वर्ब का डूअर तो है नहीं, क्योंकि फॉरगेट तो वर्ब मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, और मेंटल स्टेट तो इंसानों में होती है, एक्सपीरियंस में तो मेंटल स्टेट होती नहीं, तो इस वर्ब को एक्टिव वॉइस में हमने गलत लिख दिया। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, या तो इसे बनाओ पैसिव, हैज नॉट इजिली बीन फॉरगॉटन। ठीक है, अगर इसे पैसिव बना दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी डेफिनेट एक्शन को जो कंप्लीट हो गया और रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग है ना, ये कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट का मतलब जनरली जब लोग मरते मरते बच जाते हैं ना, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस को फिर भूल नहीं पाते। ठीक है, तो अगर ये जनरल स्टेटमेंट है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखो, हैज की जगह इज लिख दो। इज लिख देने से ये इज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, और फॉरगॉटन हो जाएगा एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो स्टेट डिस्क्राइब करेगा एक्सपीरियंस की। तो अब ये सही हो गया, द एक्सपीरियंस ऑफ नियरली गेटिंग किल्ड इज नॉट इजिली फॉरगॉटन, मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस जिसमें आदमी मरते मरते बचता है ना, वो जिंदगी और भुला नहीं पाता। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखो। ठीक है, इसको लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, कोई एक डेफिनेट इवेंट नहीं है कि कोई आदमी एक बार मरते रहते बच जाएगा तो दोबारा भूल नहीं पाएगा। जनरल स्टेटमेंट है, सबके साथ ऐसा ही होता है।
तो हैज की जगह इज लिख दो। इज लिख देने से क्या होगा, इज हमारी लिंकिंग और हो जाएगी, फॉरगॉटन उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फैक्ट। नेक्स्ट देखो, यहां पर हमने एक प्रेडिकेट लिखा कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज। अब कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज का जो हमने प्रेडिकेट लिखा है ना, प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट है बीइंग केयरलेस, आलसी होना। बीइंग केयरलेस का मतलब आलसी होना, मतलब कोई पर्सन है आलसी होने की वजह से उसके बहुत से मौके खो गए। तो अगर ये बीइंग केयरलेस सब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। अगर ये जेरेंड हो गया तो इससे पहले पजेसिव केस आएगा, तो लिखो हिज बीइंग केयरलेस, उसका केयरलेस होना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो द मैन फॉरगॉट टू मीट अस। अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो ये सही है। इसका मतलब हो जाएगा कि वो पर्सन हमसे मिलना भूल गया, मतलब टू मीट का मतलब हो गया कि ये काम हुआ नहीं, पहले भूल गया, मिलना रहा होगा उसे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को हमसे मिलने आना रहा हो या उसे हमसे मिलना रहा हो, वो नहीं मिला, तो ये सही हो जाएगा द मैन फॉरगॉट टू मीट अस, अगर केवल इतना लिखा हो। लेकिन वो देखो हमने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लिख रखी है, दो इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो। इट का मतलब मिलना, कि हम कह रहे हैं कि ये काम बहुत पहले का नहीं था फिर भी भूल गया, तो इसका मतलब एक काम हो चुका है और बहुत पहले नहीं, हाल में ही हुआ है, लेकिन फिर भी आदमी भूल गया। जनरली आदमी ऐसे कामों को भूल जाता है जो उसने बहुत पहले किया हो, लेकिन यहाँ पे एक आदमी ऐसे काम को भूल गया जो उसने भी हाल में किया होगा। तो कुल मिला के ये काम मिलने वाला हो चुका है जिसे पर्सन भूल गया। अगर एक काम हो चुका है तो जनरली को मीटिंग। फिर से बता देता हूं, अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं लिखी होती और केवल इतना लिखा होता तो ये सही हो गया होता। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर डिसाइडेड पुटिंग ऑफ द मीटिंग। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले कर देना, टाल देना, पोस्टपोन करना। अब हमें पता है कि डिसाइड हम करते हैं पहले, काम होता है बाद में, तो अगर हम डिसाइड पहले करते हैं काम बाद में होता है तो इन्फिनेटिव लिखो टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब डिफर, डिले कर देना। नेक्स्ट देखो, आर ऑब्जेक्टिव इज टू लेट पीपल एंजॉय देयर फ्रीडम एंड टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी प्लेस। यहाँ देखो, ये जो हमने एंड कंजंक्शन लिखा है ना, इससे हमने दो इन्फिनेटिव्स कनेक्ट कर रखे हैं। एक इन्फिनेटिव है टू लेट पीपल एंजॉय देयर फ्रीडम और दूसरा है टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी प्लेस। अगर हम कभी किन्हीं दो इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करें तो बाद वाले को बिना टू के लिखा करो। तो ये हमारा आंसर है। आर ऑब्जेक्टिव इज टू लेट पीपल एंजॉय देयर फ्रीडम एंड मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी प्लेस। नेक्स्ट देखो, डज शी रियली नो हाउ टू यूज स्प्रेडशीट्स। ठीक है, डज शी रियली नो हाउ टू यूज स्प्रेडशीट। तो अगर हम कभी नो टीच लर्न वर्ब का ऑब्जेक्ट किसी एक्शन को बनाएं तो उस एक्शन को हाउ प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा करो। नेक्स्ट देखो, शी रिमेन्ड अपोज्ड। रिमेन लिंकिंग वर्ब हो गई, अपोजिस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया एडजेक्टिव। तो अगर ये एडजेक्टिव हो गया लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया तो इसका मतलब शी को डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का लिखा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है ही है। तो अगर हम इस अपोज एडजेक्टिव से किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करें तो प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो ये जो हमने टू लिखा ना, प्रेपोजिशन है। अगर ये टू प्रेपोजिशन है तो इसका वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो मूविंग। तो ये अपना ध्यान रखना कि अपोज्ड को जब हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो इसके बाद लिखा गया टू प्रेपोजिशन होता है। अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे ना तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो अगर हम ऐसे लिख दें ना, शी रिमेन्ड अपोज्ड, शी रिमेन्ड अपोज्ड देम, तो भी ये गलत है, क्योंकि जो अपोजिट हमने लिखा ना ये पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, जिसको हमने लिंकिंग और के बाद में लिख रखा है, तो ये सब्जेक्ट का एडजेक्टिव है शी का। तो अगर ये एडजेक्टिव शी का है तो इससे रिलेट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेपोजिशन चाहिए होगी, तो टू यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अगर इस देम प्रोनाउन के साथ भी टू लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब टू प्रेपोजिशन है, तो वर्ब gerund फॉर्म में लिखो मूविंग। फिर हमने लिखा दे नोटिस्ड हिम टू कम इनटू द रूम। अब देखो ये अपना ध्यान रखो, लेट विड वॉज सी फील हियर, ये जो वर्ब्स होती हैं इनके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव लिखा करो, तो इसे लिखो कम। द मैनेजर हैड द बाउंसर। एक बार इसका आंसर बताने की कोशिश करो तो 67th का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। 67th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। आउट ऑफ द क्लब है, वैसे वो द देखो दिख नहीं रहा होगा, वो मैं कैमरा बाद में सेट कर दूंगा, द आर्टिकल लिखा हुआ है आउट ऑफ द क्लब।
सही है। अब देखो ये जो हैड हमने लिखी ना, हाँ, ये एक्चुअली कॉस्टिव वर्ब है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉस्टिव वर्ब का तरीके से यूज करें हैव का और इसके बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट डूअर हो, ठीक है, तो वहां पे हमें लिखना चाहिए बेयर इन्फिनिटिव। अब ये जो हमने हेड के बाद में बाउंसर्स लिखे ना, ये बाउंसर्स थ्रो वर्ब के लिए डूअर हैं क्योंकि इन्होंने अनरूली पीपल को बाहर थ्रो किया है, तो इसको बेस फॉर्म में लिखो। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, द मैनेजर हैड द अनरूली पीपल टू थ्रो आउट ऑफ द क्लब, तब देखो क्या होगा। अगर हम ऐसे लिख दें द मैनेजर हैड द अनरूली पीपल टू थ्रो आउट ऑफ द क्लब, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर आएगा थ्रोन। अब देखो थ्रोन क्यों जाएगा, क्योंकि जो उद्यमी लोग हैं ना, अनरूली पीपल, पीपल देखो लिखा ही नहीं कोई नहीं, तो जो अनरूली पीपल है ना, इन्होंने किसी को थ्रो नहीं किया, इनको बाहर थ्रो करवा दिया उसने, तो ये डूअर नहीं है थ्रो वर्ब पे, क्योंकि ये डूअर नहीं है तो हमें यहाँ पे पैसिव मीनिंग चाहिए तो थ्रोन लिख दो। तो ये हमारा कॉस्टिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम हैव वर्ब के बाद में डूअर ऑब्जेक्ट लिखें तो बेस फॉर्म, अगर नॉन डूअर लिखें ऑब्जेक्ट, डूअर कोई और हो तो फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। 68 क्वेश्चन को देखो समझना। अप्रूव वर्ब जो होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अपना मतलब वेरीफाई कर देना। दे हैव अप्रूव्ड योर लेटर, दे हैव अप्रूव्ड योर अकाउंट वगैरह वगैरह। फिर एक वर्ब होती है, वर्ब क्या फ्रेजल वर्ब कहना चाहिए इसे, अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है टू लेट समथिंग हैपन, टू लेट समथिंग हैपन। लेट समथिंग हैपन का मतलब समझना है कि किसी काम को होने देना, मतलब अपनी उसको रजामंदी देना कि हाँ ठीक है, ओके है, होने दो। अब जैसे ये लिखा ना, माई फादर डिडंट अप्रूव टू लाई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो लाई जो है, टू लाई एक एक्शन है, टू लाई इन्फिनेटिव है ना, तो ये एक्शन है। अब एक्शन को वेरीफाई तो किया नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अप्रूव को साथ में ऑफ लिखो। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी काम को अपनी सहमति देना कि काम हो रहा है, कोई पर्सन कर रहा है तो उसको होने दो, मतलब ठीक है। अब जब अप्रूव ऑफ लिख दोगे, प्रीपोजिशन ऑफ आ जाएगी, तो ये इन्फिनेटिव गलत हो जाएगा और इसको हमें जेरेंड बना के लाइन लिखना पड़ेगा। तो आंसर इसका ये है, माई फादर डिडंट अप्रूव ऑफ लाइंग। मतलब पिताजी झूठ बोलना किसी भी हालत में पसंद नहीं करते थे, मतलब कोई भी कंडीशन हो लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर हमने लिखा बीइंग अ चाइल्ड द प्रॉब्लम सेम्ड टू हिम टू हार्ड टू डील विद। अब यहाँ पे हमने बीइंग अ चाइल्ड पार्टिसिपल फ्रेज लिखी है और इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस बना दिया प्रॉब्लम को, लेकिन हमें पता है बीइंग अ चाइल्ड प्रॉब्लम को नहीं कहा जा रहा है, ये बच्चे को कहा जा रहा होगा, सब्जेक्ट और रेफरेंस हमने गलत लिख दिया। अच्छा, सेम इंट्रांसिटिव वर्ब है, पैसे भी बना नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस है वो हम इसके साथ टैग कर दें, ही बीइंग अ चाइल्ड। फिर हमने लिखा वुड यू माइंड टू शट द विंडो। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना, वुड यू माइंड टू शट द विंडो, तो कोई भी पर्सन माइंड करता है उस काम को जो उस समय हो रहा है या हो चुका है। मतलब जनरली हम माइंड करते हैं, माइंड करना भी एक तरीके से बुरा मानना होता है, बुरा मानोगे तभी जब कोई काम पहले से हो चुका हो, ठीक है। तो जो भी हम माइंड करते हैं ना, वो एक्चुअली या तो पहले से हो चुका होता है या हो रहा होता है। अब चाहे पहले हो चुका हो या हो रहा हो, दोनों ही हालत में हमें जिरंड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो शटिंग, वुड यू माइंड शटिंग द विंडो। अगला देखो, ही अवॉइडेड टू बी आइडेंटिफाइड बाय पुटिंग ऑन फॉल्स मुस्टासेस एंड बेयर्ड। अभी हमने पढ़ा था ना कि अवॉइड हम करते हैं उस काम को जो उस समय जब हम उसे अवॉइड कर रहे हैं हो रहा हो या हो चुका हो, मतलब हो रहा हो भी नहीं चुका हो, क्योंकि अगर हो ही गया होगा तो भी हम उसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो अवॉइड हम उसी काम को करते हैं जो एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो साथ में एग्जिस्ट करने वाले एक्शंस को लिखा करो जेरेंट फॉर्म में, ही अवॉइडेड बीइंग आइडेंटिफाइड। आई कांट हेल्प बट मॉडल फ्रेज होती है, इसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो स्नीज। आई कांट हेल्प बट स्नीज का मतलब हो गया कि आई कांट स्टॉप, मतलब मैं इस काम को रोक नहीं पा रहा हूं, बार बार छींक आ रही है। 73rd क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, 73rd जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, लेकिन ये कभी पेपर में आया, मतलब इसी वजह से केवल इसमें इंक्लूड किया, बाकी इतना कोई मुश्किल है नहीं। ये तो ऐसी चीज है कि नहीं पढ़ाओगे बच्चा तब भी जान जाएगा कि भाई हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म स्टॉल नहीं होती है, स्टोलन होती है, तो इसका आंसर ये। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, वाइल टेकिंग अ स्ट्रोल दिस आइडिया अकर्ड टू हिम। अब हमने कहा वाइल टेकिंग स्ट्रॉल का मतलब तो चहलकदमी करना, ठीक है, टहलना वगैरह। तो जो वाइल टेकिंग स्ट्रॉल हमने फ्रेज लिखी ना,
ये फ्रेज आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, ये फ्रेज उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्ट्रॉलिंग कर रहा होगा। तो स्ट्रॉलिंग का काम कर रहा होगा ही, हमने सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बना दिया आइडिया, तो गलत हो गया। अब या तो उस ही को सब्जेक्ट बना के लिखो, जो कि लिख नहीं पाओगे क्योंकि अकर वर्ब इंट्रांसिटिव है, पैसिव उसका बनेगा नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, व्हाइल ही वाज टेकिंग अ स्ट्रोल। ठीक है, हाँ, तो व्हाइल ही वाज टेकिंग अ स्ट्रोल लिख दो, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 75th का आंसर एक बार तुम लोग बताओ तो जरा। 75th क्वेश्चन का आंसर एक बार अपने आप बताओ। अब देखो, कायदे से तो हमें डूइंग लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिनाई करते हैं तो एक्चुअल में वो जिस सेक्शन को डिनाई किया जाता है वो पहले हो चुका होता है। लेकिन एक पूरा सेंटेंस पढ़ो, द एक्टर डिनाइड टू डू द मूवी साइटिंग दैट इट डिडंट अट्रैक्ट हिम। तो यहाँ पे उस पर्सन ने एक लॉजिक दिया कि भाई ये मूवी उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब अगर मूवी अट्रैक्ट नहीं कर रही तो काम करने के बाद थोड़ी मना कर देगा, पहले ही मना करेगा। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब गलत है, नॉन फाइनाइट वर्ब गलत नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, मान लो कोई एक्टर जो है वो मूवी में काम करने के बाद मना कर दे कि उसने काम नहीं किया, ठीक है, तो अगर वो बाद में मना भी कर देगा तो कौन सा उसके लोग बात मान लेंगे, जब मूवी रिलीज होगी तब तो अपने आप ही पता चल जाएगा इसने काम किया या नहीं किया। तो एक्चुअल में ये पर्सन किसी काम को करने के बाद मना नहीं कर रहा है, ये काम को करने से पहले मना कर रहा है, और उसके पीछे अपना लॉजिक भी दे रहा है। लॉजिक ये बता रहा है कि भाई मूवी उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, नहीं लग रही अच्छी उसको, स्क्रिप्ट नहीं करेगा मूवी। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारी गलत है भैया, नॉन फाइनाइट वर्ब सही है, रिफ्यूज लिख दो, द एक्टर रिफ्यूज टू डू द मूवी। ठीक है, हाँ, तो इसमें मेन वर्ब गलत है, नॉन फाइनाइट वर्ब बच्चे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, दे सीम्ड टू गेट इनटू सम ट्रबल। सीम का मतलब होता है बिकम विजिबल, दिखाई पड़ना। तो अगर ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा, तो मतलब ये काम हो भी चुका होगा। भाई सीम, सीम का मतलब होता है दिखाई पड़ना, अपीयर, कम इनटू साइट। तो अगर ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये काम हो चुका होगा। अगर ये हो चुका होगा तो इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखो, टू हैव गॉट, दे सीम टू हैव गॉट इनटू सम ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लीज स्टॉप टू टॉक। अगर ये सेंटेंस केवल इतना होना तो ये सही हो जाएगा। अगर ये केवल इतना लिखा हो, प्लीज स्टॉप टू टॉक, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोई पर्सन है वो अपने लिसनर से कह रहा है कि भाई जो भी कर रहे हो उस काम को आप बंद करो, आ जाओ बात करते हैं। प्लीज स्टॉप टू टॉक का मतलब यही हो जाएगा कि भाई जो भी कर रहे हो उसे बंद करो, आ जाओ बात कर लेते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आगे देखो क्या लिखा, आई एम ट्राइंग टू फिनिश द लेटर। तो इसका मतलब ये पर्सन किसी से बात नहीं करेगा, ये अपना काम कर रहा है, दूसरों की टॉकिंग की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो ये लोगों को जो पहले से बात कर रहे हैं उन्हें बात बंद करने के लिए कह रहा है। तो अगर वो लोग पहले से टॉकिंग कर रहे हैं तो इसको लिखो जेरेंट फॉर्म में, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट देखो, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। नीड और डेयर के साथ जब हम नॉट लिख देते हैं ना, तो ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो, इन्फिनिटिव नहीं। यू नीड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एनीमोर। अगले देखो, द सेक्रेटरी टोल्ड मी दैट आई हैड फॉरगॉटन लॉकिंग द डोर। अब देखो, हमने लिखा कि सेक्रेटरी ने बताया कि मैं डोर लॉक करना भूल गया। अब अगर ऐसा हुआ हो कि मैंने ड्रॉर को लॉक कर दिया हो और बाद में मैं भूल गया हूं और आके मुझे सेक्रेटरी ने बताया, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि भाई सेक्रेटरी ने आके मुझे बताया कि मैं लॉक को ड्रॉर करके फिर बाद में भूल गया। लेकिन एक चीज सोचो, सेक्रेटरी को पता कैसे चलेगा अगर मैं भूल गया? वो उसे कैसे दूसरे पर्सन को पता कि मैं क्या भूल गया क्या नहीं भूल गया? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं भूल भी गया तो सेक्रेटरी मुझे आके बताएगा कि उसको क्या लेना है, इससे मैं भूल गया, मुझे याद रह गया। और अगर आके सेक्रेटरी बता रहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कोई ऐसा काम रहा होगा जो मुझे करना रहा होगा, जो मैंने नहीं किया होगा, तो इसलिए मुझे बताया गया होगा। तो अगर इसने लॉक नहीं किया होगा और पहले ही भूल गया होगा, तब तो इन्फिनिटिव लिखना पड़ जाएगा, टू लॉक। नेक्स्ट देखो, आई वुड लाइक अकम्पनिंग यू नेक्स्ट वीकेंड। देखो, एक छोटा सा यूज है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टू प्ले या प्लेइंग कैरम। तो हमने पढ़ा कि जैसे लाइक है, प्रेफर है,
बिगिन है, स्टार्ट है, इन वर्ब्स के साथ चाहे इन्फिनिटिव लिखो चाहे जेरेंड लिखो, दोनों ही ऑब्जेक्ट सही है। ठीक है, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक प्लेइंग। ठीक है, फिर मैंने लिखा आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू प्ले और आई वुड लाइक प्लेइंग कैरम, ऐसे लिख दिया हमने। आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक प्लेइंग। अब देखो ये जो वुड लाइक हम फ्रेज लिखते हैं ना, लाइक एक वर्ब है, ध्यान देना, और वुड लाइक अलग वर्ब है। वुड लाइक का मतलब था विश, वांट, तो इसका मतलब विश होता है। मतलब यहाँ तो आई लाइक टू प्ले ये मेरी हैबिट है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, वो चॉइस नहीं है, लेकिन ये चॉइस है कि मैं क्या पसंद करूंगा। विश है, अगर ये विश है तो हमने पढ़ा जो भी हम विश करते हैं वो बाद में होने वाला काम होता है, बाद में होने वाला काम होने की वजह से इन्फिनिटिव लिखो। अब जेरेंड गलत हो गया तुम्हारा। तो अगर हम ऐसे लिख दें आई वुड लाइक टू प्ले, तो ये सही है, आई वुड लाइक प्लेइंग गलत है, अदरवाइज लाइक के साथ वो सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है लाइक और वुड लाइक अलग अलग वर्ब्स होती हैं। तो ये जो हमने लिखा ना आई वुड लाइक अकम्पनिंग, तो इसको लिखो टू अकम्पनी। वुड लाइक का मतलब होता है विश, वांट, तो इसके साथ में लिखा करो जेरेंड, नहीं इन्फिनिटिव, आई वुड लाइक टू अकम्पनी यू। तो लाइक हमारी हैबिट डिस्क्राइब करती है, तो उसके लिए तो हम इन्फिनिटिव यूज कर लेते हैं, जनरल की बात हो रही है, लेकिन वुड लाइक हमारी विश एक्सप्रेस करती है, इसके साथ हमेशा इन्फिनिटिव लिखा करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही बताओ। ठीक है, हाँ एड्रेसिंग आ जाएगा। देखो इसमें है क्या, जैसे हमने लिखा द स्पीकर फेल्ट टू नर्वस बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू, वट वॉज ही नॉट यूज टू। ठीक है, तो अब हमें ये बताना पड़ेगा, ये एडजेक्टिव है यूज टू, ठीक है, उसकी स्टेट या हैबिट डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जो हमने वर्ब लिखे ना एड्रेस, इसको जेरेंड फॉर्म में लिखो एड्रेसिंग। एड्रेस का मतलब संबोधन करना, ठीक है, उन लोगों के सामने लेक्चर देना या स्पीच देना। नेक्स्ट देखो, डोंट फॉरगेट टेकिंग अ बैग व्हेन यू गो टू मार्केट इन द इवनिंग। अब यहाँ पे हम किसी पर्सन को कोई ऐसा काम करने से भूलने के लिए कह रहे हैं जो उसको भी शाम को करना है, मतलब हम किसी पर्सन को नहीं भूलने के लिए कह रहे हैं, और जो काम हम उसे नहीं भूलने के लिए कह रहे हैं वो भी होना हुआ नहीं है, शाम को होगा। तो अगर हम किसी ऐसे काम को नहीं भूलने के लिए कह रहे हैं जो भी हुआ ही नहीं है, तो फिर जेरेंट क्यों लिखा, फिर तो इन्फिनिटिव लिखो टू टेक, डोंट फॉरगेट टू टेक अ बैग। फिर हमने लिखा वी आर नॉट कैपेबल। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा वी आर नॉट कैपेबल, कैपेबल ऑफ व्हाट, तो कैपेबल के साथ में लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ। कैपेसिटी होती है ना, किससे रिलेटेड कैपेसिटी है, तो बताने के लिए प्रिपरेशन लिखनी पड़ती है। तो जब हम ऑफ लिख देंगे ना तो ये टू टैकल हो जाएगा टैकलिंग, तो इसको ऐसे लिखो, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, दे एडवाइज मी टू ट्राई योगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको देखो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले इसको समझा देता हूँ, एक बार समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, दे आस्क्ड मी टू गो होम बट आई डिडंट वांट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, दे आस्क्ड मी टू गो होम बट आई डिडंट वांट, मतलब वो उन्होंने मुझसे कहा घर जाओ लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, एक हो गया क्वेश्चन, एक और लिख देता हूं, दे वेंट, दे वांट। ए और बी दो सेंटेंस हमने और लिखे, दे वेंट एंड दे वांट। ठीक है, अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना दे वेंट, इसमें वेंट ये है जो है, ये गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो जो वर्ब होती है गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, गो वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसकी सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव हो गई, तो ये सेंटेंस हमने जो लिखा है सही है, दे वेंट। ठीक है, चले गए। फिर ये जो हमने लिखा ना दे वांट, वांट होती है ट्रांसिटिव वर्ब, व्हाट डू दे वांट, तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है हमारा, मतलब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है।
दे वांट, व्हाट डू दे वांट, तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब हमें ऑब्जेक्ट तो पता नहीं, तो ये सेंटेंस है गलत, वो सेंटेंस है सही। अब जैसे यहाँ पे हमने वांट वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लिखी तो गलत हो गई, वैसे ध्यान से देखो यहाँ पर भी हमने डिडंट वांट वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लिखी तो ये भी गलत हो गई। फिलहाल में इसका तो हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे वांट, व्हाट डू दे वांट, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसका हमें पता है, इसका ऑब्जेक्ट ये है टू गो होम। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे घर जाने के लिए कहा। तो इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है टू गो होम, मतलब ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। अब चाहो तो इस इन्फिनेटिव को यहाँ पे लिख दो, दे आस्क्ड मी टू गो होम बट आई डिडंट वांट टू गो होम। नहीं टू गो होम पूरी फ्रेज लिखना चाहते हो क्योंकि वो पहले से सेंटेंस में मेंशन है, तो केवल टू लिख दो। अब टू लिख देने से क्लियर हो जाएगा कि इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव है, ठीक है, और वो इन्फिनेटिव सेंटेंस में पहले से मेंशन है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, दे आस्क्ड मी टू गो होम बट आई डिडंट वांट टू गो होम, ठीक है। हम्म, यही हमारा कॉन्सेप्ट इसमें है। जैसे हमने लिखा, दे एडवाइज मी टू ट्राई योगा बट आई डिडंट वांट, तो ये जो डिडंट वांट वर्ब है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं पाओगे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट ये इन्फिनेटिव इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि मैं योगा करूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ योगा। तो या तो यहाँ पे लिख दो, दे एडवाइज मी टू ट्राई योगा बट आई डिडंट वांट टू ट्राई योगा। नहीं लिखना चाहते हो पूरी फ्रेज को जो पहले से हमने मेंशन कर रखी है, तो केवल इन्फिनेटिव के लिए टू लिख दो, बट आई डिडंट वांट टू, ठीक है। तो ऐसे से हो जाएगा। 85th क्वेश्चन देखो। 85th हमने क्वेश्चन में लिखा, ही वॉज बिगिनिंग फीलिंग टायर्ड सुन। अब हमने पढ़ा कि बिगिन है, स्टार्ट है, लव है, लाइक है, अडोर है, प्रेफर है, इन वर्ब्स का हम इंफिनिटिव है, जेरेंट कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब खुद कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, मतलब ये ऑकवर्ड लगता है बोलने में बिगिनिंग फीलिंग, तो अगर ये खुद आईएनजी फॉर्म में हो तो फिर इनके बाद केवल इन्फिनिटिव लिखा करो, टू फील, ठीक है। 86 क्वेश्चन देखें। इट्स नो यूज टू वरी अबाउट द इशू, नो यूज है, नो अवेल है, इनके सबके साथ में जेरंड लिखा करो, वरिंग। इट इज नो यूज वरिंग अबाउट द इशू, इट इज टू लेट नाउ। 87 का आंसर एक बार अपने आप बताओ। 87th क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार अपने आप बताओ। 87th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। खैर देखो, मैं ही बता देता हूँ। ये जो बीइंग ब्लाइंड जो हमने फ्रेज लिखी ना, ये बीइंग ब्लाइंड फ्रेज डिस्क्राइब करने के लिए पर्सन को है, हिम को, डेज एंड नाइट को नहीं। मतलब डेज एंड नाइट ब्लाइंड नहीं होते, ब्लाइंड वो पर्सन रहा होगा। तो अगर ये फ्रेज उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस तो गलत लिख दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, ही बीइंग ब्लाइंड। पैसिव ऐसे बना नहीं पाओगे क्योंकि वो हिम जो है वो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो हम पैसिव बना के सही कर लेते हैं। तो उसको सब्जेक्ट बना के यहाँ पे तो लिख ही नहीं पाओगे। तो अब एक काम करो, उसको यहाँ पे टैग कर दो, बीइंग ब्लाइंड जो हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है, इसके साथ में इसका सब्जेक्ट यहीं पे टैग कर दो, ही बीइंग ब्लाइंड, ठीक है। हम्म, ही बीइंग ब्लाइंड बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट देखो, द पीपल द पीपल वॉच द बस डिसअपेयरिंग इनटू द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो बस हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वॉच वर्ब का, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल डिसअपियरिंग। हालांकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें उस हालत में करना चाहिए जब वो एक्शन उस समय जब उसको देखा गया इनकम्प्लीट रहा हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा, इनटू द डिस्टेंस। इनटू द डिस्टेंस का मतलब दूर तक, तो इसका मतलब इन लोगों ने बस को जब तक वो डिसअपियर नहीं हो गई टिल द एंड देखा। अगर टिल द एंड देखा है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत है, फिर लिखो बेस फॉर्म, डिसअपियर। दे वॉच द बस डिसअपियर इनटू द डिस्टेंस। 89th क्वेश्चन देखो, यू वुड बेटर नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वुड बेटर मॉडल फ्रेज हो गई, मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो ये जो इन्फिनिटिव है इसमें से टू रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा बीइंग प्रिपेयर्ड लंच, ठीक है। अभी जो बीइंग प्रिपेयर्ड लंच हमने लिखा ना, ये पैसिव है। बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव ही होता है। तो जो हमने पार्टिसिपल लिखा है ना, पार्टिसिपल पैसिव है। लेकिन पैसिव पार्टिसिपल हमने गलत लिख दिया क्योंकि इसका सब्जेक्ट डूअर है। भाई शी जो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस लिख रखा है, इसी ने प्रिपेयर किया होगा लंच को, शी को तो किसी ने प्रिपेयर किया नहीं होगा।
तो अगर सी ने प्रिपेयर किया लंच को तो वो पैसिव वॉइस हमने गलत लिख दी, एक्टिव वॉइस लिखो, हैविंग प्रिपेयर्ड लंच। अब देखो ये जो हैविंग प्रिपेयर्ड हमने लंच लिखा ना, हैविंग प्रिपेयर्ड लंच, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है कि पहले उसने खाना तैयार किया लंच, और उसके बाद में टेबल लगा दी, मतलब टेबल पे खाना लगा दिया, ठीक है। तो ये सही है। हालांकि वो जो हैविंग प्रिपेयर्ड लंच हमने लिखा ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, लेकिन जो बीइंग प्रिपेयर्ड लंच था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था पैसिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन चूंकि वो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा, तो पहले कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने उसको परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स वर फॉरबिडन ब्रिंगिंग मोबाइल फोन्स। अब हमने पढ़ा कि फॉरबिड है, अलाउ है, परमिट है, इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं जेरेंड को या किसी पर्सन को। तो हमने यहाँ पे जेरेंड लिख दिया ब्रिंगिंग, लेकिन ध्यान से देखो ये ब्रिंगिंग इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ब पैसिव वॉइस में है, और अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में तो इसका जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, वो इसका डूअर रहा होगा। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट पैसिव वॉइस में, ये इसकी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट ये पर्सन रहा होगा तो ये जेरेंड जो है इसको हटाओ और इसको लिखो टू ब्रिंग इन्फिनिटिव। क्योंकि अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ना तो हम इसे जेरेंड में लिखते, लेकिन वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट वही होगा जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो यही इसका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इसका पर्सन है तो फिर इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा, टू ब्रिंग। ही वुड प्ले ऑल डे लॉन्ग इफ आई अलाउ हिम टू। ये हमारे नीरज बाबू पूरा क्वेश्चन ही नहीं टाइप किया। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, ही वुड प्ले ऑल डे लॉन्ग इफ आई अलाउ हिम टू, मतलब ये ऐसे है सेंटेंस, वो टाइप किया नीरज ने तो वो भूल गया होगा, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा कि टू का यूज हमें करना चाहिए उस कंडीशन में जब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और हमने उसको पहले मेंशन कर रखा हो एज एन इन्फिनिटिव। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे कोई इन्फिनिटिव है नहीं, ये जो हमने प्ले लिखी ना ये मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब है तो हम इन्फिनिटिव टू क्यों लिखें, ठीक है। तो पहली तो गलती है। दूसरी गलती क्या है कि अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट पर्सन है, ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो इस टू को मत लिखो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट दैट ही टुक हिज स्टडी सीरियसली। इसका आंसर मैं बताता हूँ। फंडामेंटल्स में जो तुम्हें एक वीडियो दिया होगा ना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, उसमें इसका आंसर है। हमने लिखा था टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, व्हाट डिड ही एडवाइज, क्या एडवाइज किया उसने स्टूडेंट को। तो ये व्हाट का रिप्लाई हमने लिखा दैट ही टुक हिज स्टडी सीरियसली। तो ये जो हमने लिखा ना ही टुक हिज स्टडी सीरियसली, ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस होने का मतलब ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। अब जब हम किसी इनडायरेक्ट एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमें वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी पड़ती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। तो यहाँ पे लिखो टेक। हालांकि चाहो तो शुड लिख सकते हो, शुड टेक, लेकिन शुड का लिखना कंपलसरी नहीं है, टेक लिख दोगे तो भी ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड ठीक हो जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट दैट ही टेक हिज स्टडीज सीरियसली। तो जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का वीडियो फंडामेंटल में दे रखा है उसमें इस एक्सप्लेन को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, एक दो बच्चों को देखो आंसर समझ में भी आ गया, ठीक है। 95 देखो, कमल स्टार्टेड पेंटिंग द हाउस इन द मॉर्निंग, फिनिशिंग नहीं, अच्छा एक और अभी 94th, दिस वुमेन ऑलवेज मेक्स हर सन वर्क हार्ड लेस्ट ही बिकम्स लेजी। 94th का आंसर अपने बताओ। ये भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ही समझाया गया होगा। इसका आंसर है बिकम। देखो मैं बताता हूं, जैसे हमें पता है कि लेस्ट के साथ में हम एक ऑप्शनल वर्ड यूज करते हैं शुड, ठीक है। अब मान लो अगर कहीं पर भी शुड लिखा होगा तो शुड मॉडल होता है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख पाओगे जब भी लिखोगे, आईएनजी फॉर्म तो लिख नहीं पाओगे, फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे। तो अगर मान लो हम यहाँ पे लेस्ट का शुड लिख दें, लेस्ट ही शुड, तो हमें पता है शुड लिख देने से इसको बिकम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जब शुड के साथ बिकम्स लिखोगे ना तो शुड के साथ भी बिकम ही लिखो। होता क्या है, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, लेस्ट ही बिकम लेजी, ये फैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लेजी बन गया है, लेजी बन जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो उसकी माताजी चाहती नहीं कि हो। मतलब एक तरीके से नेगेटिव पर्पस है कि जब हम कोई काम किसी रिक्वायरमेंट के साथ करते हैं तो हमें उसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखना पड़ता है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती हैं, रिक्वायरमेंट नेसेसिटीज को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड एक्सप्रेस करता है। तो ये जो हमने लिखा ना, ये रिक्वायरमेंट है कि उसकी माताजी नहीं चाहती कि वो लेजी हो जाए, तो इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखो बिकम। तो लेस्ट के साथ में चाहे शुड लिखा हो चाहे शुड ना लिखा हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया करो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। नेक्स्ट देखो, ही शुड बिकम आ गया, बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट देखो,
द चिल्ड्रन फेल्ट बोरिंग। नहीं 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 नहीं, एक अभी और भी है। 95 देखो, कमल स्टार्टेड पेंटिंग द हाउस इन द मॉर्निंग, फिनिशिंग इट इन द इवनिंग। अब देखो, स्टार्टिंग पेंटिंग द हाउस मॉर्निंग का काम है, लिखा ना, फिनिशिंग इट इवनिंग का काम है। तो ये दोनों अलग अलग टाइम के एक्शन है। अगर दोनों अलग अलग टाइम के एक्शन है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मत लिखो, मेन वर्ब बना के लिखो एंड फिनिश्ड, एंड फिनिश्ड इट इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन फेल्ट बोरिंग स्टिफ स्टक एट होम। अब बच्चे घर पे फंस गए पूरे दिन, कहीं घूमने फिरने को, जाने खेलने कूदने को नहीं मिला, तो वो मतलब फील कर रहे हैं क्या नाम, बोरिंग। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये किसी को बोर कर नहीं रहे हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने बोरिंग लिखा ना, गलत लिख दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब लिख सकते हैं जब ये बच्चे किसी को बोर कर रहे हो, लेकिन घर पे ये फंसे हुए हैं तो बोर ये फील हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लिखो बोर्ड। हाँ। हम्म। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड लिखो बच्चे। निखिल, ये क्वेश्चन अभी पहली बात तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में क्वेश्चन को पूछ रहे, एक बदतमीजी ये दे रहे हो, ठीक है। दूसरी बात कि तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, तुम्हारे क्वेश्चन एडजेक्टिव से रिलेटेड है, पूछ रहे हो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइम, ठीक है। तो एक तो जो काम चल रहा है उससे हटके दूसरी जगह अपना दिमाग लगा रहे हो, दूसरे का भी लिखवा देना चाहते हो। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस समय पढ़ तुम वो भी नहीं रहे हो, और चाहते मेरे से हो कि मैं भी वो पढ़ाना छोड़ के तुम्हारे साथ में उलझ जाऊं इन क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो न्यूट्रिशन फूड लिख रखा है ना, न्यूट्रिशन नाउन होता है बच्चे, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म न्यूट्रिशियस होती है, फूड के साथ उसे लिखो। एंड बी अ बिट सेंसिबल, थोड़ा सा सेंसिबल बनो। बात हो रही खेत की, तुम खलिहान की शुरू करवा रहे हो मेरे से, खुद तुम उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे जो यहाँ पे हो रही है, और तुम मेरा ध्यान और वहां से हटवा देना चाहते हो जो मैं कर रहा हूँ। मतलब जो काम तुम्हें करना चाहिए वो तुम कर नहीं रहे, और जो मैं कर रहा हूँ तुम चाहते हो मैं भी वो काम ना करूं जो मुझे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आई कुडेंट हेल्प टू सिंग दिस सॉन्ग। अब देखो, हमने पढ़ा कि कुडेंट हेल्प जब हम लिखते हैं ना, हेल्प का मतलब होता है रेजिस्ट। कुडेंट हेल्प का मतलब होता है रेजिस्ट, रेजिस्ट करना। और हमें पता है कि रेजिस्ट हम उसी काम को कर सकते हैं जो उस समय जब हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर हम किसी ऐसे काम को लिखें जो मेन वर्ब के साथ ही एग्जिस्ट करता हो तो जेरेंट फॉर्म लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो सिंगिंग। अब देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। अगर हम चाहते थे उसको सिंग लिख सकते थे, लेकिन तब हमें लिखना पड़ता बट सिंग। आई कुडेंट हेल्प बट सिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट देखो, द बॉय हैज डन नथिंग बट टू वर्सन द सिचुएशन। अब हमने पढ़ा कि नथिंग बट के बाद जो हम वर्ब लिखते हैं ना, वो वर्ब डिपेंड करती है नथिंग बट से पहले लिखी गई वर्ब पे। अगर हमने नथिंग बट से पहले कोई ऐसी वर्ब लिख रखी हो जिसका तो इन्फिनिटिव यूज होता है तो इन्फिनिटिव लिख दो। अगर हमने कोई ऐसी वर्ब लिख रखी हो जिसका जेरेंड यूज होता है तो जेरेंड लिख दो। अब हमने देखो नथिंग बट से पहले लिख रखी है डू की फॉर्म। अच्छा, डू की फॉर्म्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, तो बेस फॉर्म यूज होती है तो ये टू हटा दो, सिंपल बेस फॉर्म लिखो वर्सन। द बॉय हैज डन नथिंग बट वर्सन द सिचुएशन। 99th क्वेश्चन पे आ जाओ। दे गॉट डिस्ट्रक्टेड बाई व्हाट। बाई प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बताओ। बाई जो प्रिपरेशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट बताओ। दे गॉट डिस्ट्रक्टेड बाई व्हाट। व्हाट दे गॉट डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रक्टेड बाई, किस चीज से वो डिस्ट्रक्ट हो गए। दे गॉट डिस्ट्रक्टेड बाई व्हाट। सिंगिंग से, ठीक है। अब देखो, कोई मान लो पर्सन अपना काम कर रहा है, कोई पर्सन गाना गा रहा है, तो हम पर्सन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उसके कामों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो बाई प्रिपरेशन है इसका ऑब्जेक्ट है सिंगिंग। दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाई सिंगिंग। अगर सिंगिंग बाई का ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया जेरेंड। अगर ये जेरेंड हो गया तो इससे पहले हमें पजेसिव केस लिखना पड़ेगा, मोहन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम विलेजर्स रिपोर्टेड टू सी द टाइगर इन द फील्ड्स। अब हमें पता है कि अगर इन लोगों ने टाइगर को देखने से पहले रिपोर्ट कर दिया हो, मतलब टाइगर को इन्होंने देखा नहीं, उससे पहले जाके किसी को बता दिया, ठीक है, तब तो ये सही है। क्योंकि अगर मेन वर्ब से पहले, मतलब अगर ये काम बाद में होगा, मेन वर्ब वाला काम पहले हो गया, तो इन्फिनिटिव हमने सही लिख रखा है। लेकिन हमें पता है लॉजिकल बात है, अगर कोई पर्सन किसी इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो काम हो चुका होगा, वो इवेंट हो चुका होगा, उसके बाद में रिपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर ये काम पहले हो चुका है जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इन्फिनिटिव गलत लिखा है। इन्फिनिटिव भी लिखना है तो परफेक्ट फॉर्म में लिखो, सम विलेजर्स रिपोर्टेड टू हैव सीन द टाइगर। और नहीं तो लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग।
तो रिपोर्ट हम करते हैं किसी काम के हो जाने के बाद में। तो अगर कोई काम पहले ही हो गया और हम बाद में उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो या तो परफेक्ट इन्फिनिटिव लिखो, टू हैव सीन, ठीक है, और या फिर जेरेंड लिखो, सिंग। चलो, तो ये हो गया आपका नॉन फ्राइड वर्क का असाइनमेंट, ये हो गया खत्म। अब देखो, जैसा कि लास्ट टाइम हमने फ्राइडे को एक यूट्यूब पे लाइव क्लास रखी थी ना, तो आज भी यूट्यूब पे एक लाइव क्लास है। ये मुकेश, आज तेरे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, तो रुक जा, ठीक है। तो तुरंत ही जैसे इसको बता देना लास्ट क्वेश्चन मतलब डिस्कस हो, तुरंत ही एकदम से अपना कमेंट मार देगा, ठीक है, पहले से कॉपी करके रख रखा वही पेस्ट कर देता है। तो MWF में ना, जब तक मेरे से हो पाएगा, हमने अभी देखो वो शुरू किया एक काम। हम्म, ठीक है, हाँ सेंचुरी हो गई भाई। तो हमने ना यूट्यूब पे वो एक जो क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करनी शुरू की ना, वो अच्छी सीरीज है। उसमें मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली देखो होता क्या है, तुम में से शायद कोई बच्चा रहा होगा, वो शायद उसमें ये लिख रहा था कि ये बात तो हमें तो क्लास में बताई नहीं। देखिए इंग्लिश बहुत वास्ट है। यूट्यूब पे जो मैं डिस्कस करता हूँ ना चीजें, वो मैं वो नहीं डिस्कस करना चाहता जो लोग पहले से जानते हैं या जो मेरे साथ में मतलब मेरा टाइम अपना टाइम खराब करें। मैं चाहता हूँ कि जब हम यूट्यूब पे आए और हम डिस्कस करें ना, तो काम की चीजें डिस्कस करें जिसमें हमें कुछ नया सीखने जानने को मिले। तो देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। चीजें हमेशा बेहतर करने का स्कोप होता है, तो वही है। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों की क्लास के बाद में यूट्यूब पे भी एक सेशन रखा करेंगे, छोटा सा, भले 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट का ऐसे रहेगा, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज भी वो क्लास है, उस पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, अभी यहाँ से फ्री होके फिर वहीं पे थोड़ी देर में 20:08 42 हो गए, 8:45 तक हो ही गए, तो 15 मिनट बाद हम लोग उसी पे मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम्म हम्म ये बच्चे मोहन, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढो, ठीक है। उसके बाद में काफी कुछ सीखने को मिला सर, ठीक है, हाँ। यूट्यूब पर मैं जनरली वो चीजें डिस्कस करता हूँ जो मैं क्लास में नहीं कर पाता, या मुझे लगता है क्लास में इतनी जरूरी नहीं है, छोड़ो बच्चों का काम तो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे हो ही जाएगा। अब एक्स्ट्रा में बातें डिस्कस करनी है तो यूट्यूब पे कर लो, ठीक है। और मतलब वो तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हाँ, तो सीखने को मिलेगा हर बार। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था, एक बच्चे का इसका क्वेश्चन है मुकेश का, एक मिनट तुम लोग कमेंट पढ़ने दोगे तो। क्वेश्चन है हाउ आर यू में ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है। देखो मैं बताता हूँ। स्पोकन इंग्लिश जो होती है या जो हमारे बोलचाल की मतलब लैंग्वेज होती है ना, उसको ग्रामर डिफाइन नहीं करती। हम अपनी जैसे हिंदी में बोलचाल में बहुत से ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करते हैं जो कि ग्रामेटिकली सही नहीं होते, मतलब क्योंकि उनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पर्सनल इंटेंशन के एक्सप्रेशन होते हैं। हम कह रहे हैं दूसरा समझ जाए, बस इतना ही होता है। तो ये जो तुम बच्चे बार बार पूछ रहे हो ना हाउ आर यू, इसका एक्चुअल में लॉजिकल कोई आंसर है ही नहीं। बस ये एक इंट्रोडक्शन का तरीका है कि हम किसी पर्सन से जब हालचाल पूछते हैं वैसे पूछते हैं हाउ आर यू, लेकिन उसका ग्रामेटिकल कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो केवल बोलचाल के लिए यूज होता है, इसके अलावा उसका कोई इंप्लीकेशन है नहीं। तो ग्रामर उसको जस्टिफाई नहीं करती, बस यही आंसर है। सीबीएसई पेपर में आया था क्वेश्चन, गलत हो गया। कौन सा वे गलत हो गया? तो न्यूट्रिशंस लिखना था ना, उसमें न्यूट्रिशन नाउन होता है, फूड नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखा करो, न्यूट्रिशियस होता है एडजेक्टिव। हम्म, हाँ हाँ, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू भी, ये सब शिष्टाचार की फ्रेजेस हैं, एक्चुअल में इनको ग्रामर जस्टिफाई नहीं करती, मान जाओ, ठीक है। लेकिन अब तुम लोगों को मैं समझाऊं तो ये पता नहीं मेरी गलती है तुम्हारी गलती, ये केवल मतलब कम्युनिकेशन की सेट फ्रेजेस हैं जो एज इट इज लोग यूज करते हैं बोलचाल में, लेकिन वास्तव में इनको ग्रामर जस्टिफाई नहीं करती। अब हाउ डू यू डू, किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो हाउ डू यू डू पूछना है, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है। बस दैट इज एक्सेप्टेड एज इट इज, जैसी है वैसे ही लोगों ने एक्सेप्ट कर रखी है, तो हम भी उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं, बस इसका यही आंसर है, ठीक है। तो इनके कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होते, ये कम्युनिकेशन की फ्रेजेज हैं जो ओवर द ईयर ओवर द सेंचुरीज लोगों ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली हैं, और वो पर्टिकुलर फ्रेज में वहां पे वैसे ही पूछ लेते हैं। लेकिन अगर इसको किसी मतलब कम्युनिकेशन के अलावा किसी दूसरी जगह पे यूज करके देख लो तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। तो एक काम करते हैं, मैं 10 मिनट चैन बरतता हूँ, फिर उसके बाद में यूट्यूब पे मिलेंगे, और तब हम लोग वहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आज के लिए सभी को बाय, ठीक है। हाँ, और इतने दिन वेट करवा दिया आज। बेटा, जो सब्र का फल मीठा होता है, समझे। हाँ, तो आज के लिए सभी को बाय, अब कल मिलेंगे, मतलब कल के अभी मिलेंगे। वैसे तो हम लोग देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ, मंडे से आप लोगों का 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर दुरानी सर ने क्लास लगा दी तो अच्छी बात है, नहीं लगा दी तो मैं बता देता हूँ, मंडे से वो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा 10th। तो जो 10th चैप्टर का एक फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है वो देख लेना, ठीक है। एक और एक मैं और बता रहा हूँ, जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस जो फंडामेंटल्स में फर्स्ट 2 वीडियोज मुझे लगता है सेंटेंस से रिलेटेड है, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स वगैरह, ठीक है, फ्रेज क्लॉज वगैरह, वो पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना।
तो एक तो सेंटेंस के जो वीडियोस हैं वो रिवाइज कर लेना, और टेंस का एक जो वीडियो दे रखा है फंडामेंटल्स में वो रिवाइज कर लेना। मंडे से टेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के जो वीडियोस हैं वो पहले रिवाइज कर लोगे और फंडामेंटल्स के पहले रिवाइज कर लोगे तो बेहतर समझ में आएगा टेंस चैप्टर, ठीक है। इतना कर लेना काम। और मंडे से हम लोग टेंस को स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। नेक्स्ट चैप्टर भी बच्चे बता रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मंडे से आप लोगों का टेंस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो भी 7-8 क्लास चलेगा वही चलता रहेगा, ठीक है। तो टेंस के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, टेंस का जो फंडामेंटल में वीडियो है वो रिवाइज कर लेना। उसके बाद में जो सेंटेंस पहला जो वीडियो दे रखा होगा फंडामेंटल में सीक्वेंस में कि द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स वगैरह क्लॉज फ्रेज, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। और फिर मंडे को मिलते हैं, बाकी अभी 10 मिनट बाद यूट्यूब